एपिसोड 341 टू 350। अध्याय 341, अध्याय 333, धोखेबाज। अंकल मेसन ने डिप्टी डायरेक्टर सॉन्ग से बात खत्म की और शाम हो चुकी थी, रोशनी दिखाई देने लगी थी। वे स्थिर कदमों से पुलिस स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे चार्ल्स स्मिथ भी थे, जिनके चेहरे पर उलझन थी। चाचा, चार्ल्स ने जानबूझकर चिंता व्यक्त करते हुए सहजता से पूछा, आप डॉक्टर पाका को कैसे जानते हैं? अंकल मेसन चलते रहे, उनकी नज़र दूर रात के आसमान पर टिकी रही। ये तो बस संयोग है, वह एक दुर्लभ अच्छी डॉक्टर हैं। इस संक्षिप्त उत्तर में एमिली पाकर की पुष्टि थी। इस समय सोफी पाकर जल्दी से वहां पहुंची। उसके सावधानी से स्टाइल किए हुए बाल रात की हवा में थोड़े बिखरे हुए थे। वह जानबूझकर अंकल मेसन के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ मीठी थी। मुख्य अधिकारी, मेरी बहन का छोटा सा क्लिनिक कुछ समय पहले योग्यता संबंधी मुद्दों के कारण बंद हो गया था। उन्होंने संकेत देते हुए कहा, आपके प्रतिष्ठित पद को देखते हुए ऐसी जगहों पर जाने का जोखिम न उठाना ही बेहतर है। अंकल मेसन अचानक रुक गए। उनकी तीखी निगाहों के कारण सोफी पाकर अनायास ही आधा कदम पीछे हट गई। मैं एक्यूपंक्चर के लिए उसके घर कई बार गया हूँ और प्रभाव बहुत अच्छे थे। उसका स्वर ठंडा हो गया। लेकिन आप उसकी छोटी बहन होने के नाते अपनी ही बहन को इस तरह से क्यों नीचा दिखा रही हैं? सोफी पाकर की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने कुछ आंसू बहाए। शायद आपको पता नहीं होगा चीफ ऑफिसर, हालांकि हम बहनें हैं, पर हम सौतेली बहनें हैं। उसने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए एमिली पाकर के खिलाफ अतीत में की गई बदमाशी का उल्टे सीधे जिक्र करते हुए दावा किया। उसने बचपन से ही मुझे तंग किया है और यहाँ तक कि मेरे मंगेतर को भी चुरा लिया है। उसकी कहानी आरोपों से भरी थी, जिससे सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो गया। अंकल मेसन ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और चुपचाप इस अलंकृत निंदा को सुनते रहे। कार में बैठने के बाद सोफी पाकर ने कुछ बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंकल मेसन के उदासीन व्यवहार का सामना करना पड़ा। गाड़ी के अंदर का माहौल दमघोंटू था, जिससे चार्ल्स स्मिथ को बोलने में दिक्कत हो रही थी। अंकल, आज रात की मीटिंग के बारे में, कार्टर ऑटोमोटिव ग्रुप के मामलों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अंकल मेसन की नज़र चाकू की तरह तेज थी। चार्ल्स स्मिथ के माथे पर पसीना आ गया। कार्लोस अब हमारे बीच नहीं रहे। कार्टर ऑटोमोटिव को विदेशी हाथों में जाने से बचाने के लिए क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए? हास्यास्पद, अंकल मेसन ने तेजी से बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आवाज़ कार के अंदर गूंज रही थी। कार्टर ऑटोमोटिव राष्ट्रीय उद्यम में एक मील का पत्थर है और इसे उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। चार्ल्स स्मिथ को डांटा गया। सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अंकल मेसन ने ठंडी आवाज़ में कहा, कार्लोस को तो अभी दफनाया ही नहीं गया और तुम सब उसकी संपत्ति बांटने को आतुर हो। उन शोधकर्ताओं का क्या? सैकड़ों परिवारों का क्या? लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। अंकल मेसन ने जोर देकर कहा, इस समय हमें कठिनाइयों के दौरान कंपनी का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने चार्ल्स स्मिथ को गहरी नज़र से देखा। याद रखें, देश को काम करने वालों की ज़रूरत है, अवसरवादियों की नहीं। कार की खिड़की के बाहर नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं और अंकल मेसन की निगाहें अनजाने में उस परिचित आकृति को खोज रही थीं। यद्यपि एमिली पाकर पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उनका मानना था कि अपनी क्षमताओं के बल पर वह निश्चित रूप से इस तूफान का सामना कर लेगी। अचानक अंकल मेसन सोफी पाकर की ओर मुड़े। तुम्हारी माँ एक डॉक्टर हैं, तुमने चिकित्सा की पढ़ाई क्यों नहीं की? सोफी पाकर का चेहरा एकदम बदल गया। हकलाते हुए बोली, पिताजी को उम्मीद थी कि मेरे पास अधिक स्थिर काम होगा। अंकल मेसन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आगे कुछ नहीं पूछा। सोफी पाकर कार से बाहर निकलने के बाद लगभग घर में घुस गई। पिताजी, उसने फादर पाकर की बांह पकड़ ली। मैं चीफ ऑफिसर से मिली। लिविंग रूम में फादर पाकर आराम से चाय का आनंद ले रहे थे। उसकी खुशबू गर्मपीली रोशनी में घुल रही थी। वे चमड़े के सोफे पर पीठ टिकाए संतुष्ट दिख रहे थे। पिताजी, सोफी पाकर अपने चेहरे पर अविचल उत्साह के साथ दौड़ी। मैंने अभी अभी चीफ ऑफिसर को देखा। क्लैटर, फादर पाकर के हाथ में रखा नीला चीनी मिट्टी का चाय का कप जमीन पर गिर गया, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्गजिंग चाय हर जगह फैल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ कांप रहे थे। उसे पता नहीं चला है ना? फादर पाकर की आवाज़ में स्पष्ट रूप से घबराहट थी। फादर पाकर अभी भी सहमे हुए उठ खड़े हुए और लिविंग रूम में इधर उधर टहलने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि यह मामला पेचीदा है। अगर चीफ ऑफिसर को सच्चाई पता चल गई तो पता चलेगा कि हमने इतने सालों में एमिली पाकर के साथ कैसा व्यवहार किया है। वह अचानक कांप उठा। हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने इस व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में सुना था। पापा, सोफी पाकर ने अधीरता से बीच में ही टोकते हुए खुद को सोफे पर फेंक दिया और अपना ब्रांडेड बैग कॉफी टेबल पर पटक दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अब आप मुझे दोष दे रहे हैं? मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम्हें अब डर का एहसास हो रहा है। यह आप ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रतिरूपण करने की अनुमति दी थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, यदि मैंने तुम्हें ये रहस्य न बताया होता तो क्या तुम इस पद तक पहुंच पाते? आपको ये पता ही नहीं होगा कि एमिली पाकर आपकी जैविक बेटी नहीं है। फादर पाकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। उन्हें वह दिन सचमुच याद था जब सोफी पाकर रहस्यमय तरीके से घर लौटी थी और उसने बताया था कि उसे एक सपने में एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला था। एमिली पाकर के जैविक पिता वास्तव में मुख्य अधिकारी थे। एमिली पाकर की मां सचमुच घृणित थी। उसने उसे कई वर्षों तक धोखा दिया था। शराब पीने के बाद उसने गलती से सोचा कि उनकी एक बेटी है। दूसरे पक्ष ने डीएनए परीक्षण भी प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने एमिली पाकर को गोद ले लिया। अप्रत्याशित रूप से ये सब एक घोटाला था। यदि ऐसा है तो उसे हृदयहीन होने का दोष मत दीजिए। जब उसकी बेटी ने यह चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर दिया तो उस व्यक्ति ने एक फर्जी डीएनए परीक्षण का उपयोग करके एक धोखा दिया, जिससे महासचिव सटन को विश्वास हो गया कि सोफी पाकर मुख्य अधिकारी की नाजायज बेटी है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह इसी का परिणाम है। हालांकि मुख्य अधिकारी की कुछ आपत्तियों के कारण सोफी पाकर की मुख्य अधिकारी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी।
मुख्य अधिकारी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? फादर पाकर ने संकोच से पूछा। सोफी पाकर की आंखें एक रोगात्मक चमक से चमक उठी। वह मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। अब चीफ ऑफिसर की नज़र में मैं उनकी जैविक बेटी हूँ। आवाज़ धीमी हो गई, जिसमें संतुष्टि का भाव था। वह हमेशा उस क्षण को याद रखेगी जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उसने सपने में एमिली पाकर को मुख्य अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। वह आसानी से उड़ान भर रही थी। उसके दिमाग में एक पागल विचार ने जड़ जमा ली। पिताजी, जरा सोचिए। सोफी पाकर ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर दी, जैसे किसी अवज्ञाकारी बच्चे को मना रही हो। अगर मैं न होती तो आप अभी भी हाशिए पर होते। उसके लाल होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अब तो बहुत अच्छा है, तुम्हें पदोन्नति मिल गई है और हमारे पाकर परिवार ने आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर लिया है। फादर पाकर को निश्चित रूप से अपने करियर के वे सबसे अंधकार में दिन याद थे। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, पदोन्नति की संभावनाएं धूमिल हो गईं, और सोफी पाकर द्वारा लाया गया रहस्य उसे लोगों की चापलूसी का पात्र बना दिया। लेकिन फादर पाकर कुछ कहना चाहते थे, कोई किंतु नहीं। सोफी पाकर अचानक खड़ी हो गई। उसकी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर तेजी से टकरा रहे थे। अब मुख्य अधिकारी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब तक हम सावधान और सतर्क रहेंगे, ये रहस्य कभी नहीं पता चलेगा। वह अपने पिता के करीब झुकी और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोली, जब तक आप उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहते जब आप पर पैर रखा जाता था। फादर पाकर भयभीत हो गए और आगे कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। खैर, आखिरकार मुख्य अधिकारी को ये रहस्य कभी पता नहीं चलेगा। जहां तक एमिली पाकर का सवाल है, वह कभी नहीं जान पाएगी कि उसका जैविक पिता कोई और था। अध्याय 342, अध्याय 334, कार्लोस अभी भी जीवित है। अगले दिन एमिली ने क्लिनिक के कांच के दरवाजे को धीरे से खोला। उसकी उंगलियां हैंडल पर थोड़ी रुक गईं। अंकल मेसन को इस समय बाहर इंतजार करना चाहिए था। एमिली के दिल में एक अस्पष्ट सी क्षति की भावना उमड़ पड़ी जब उसने खाली दरवाजे को देखा। उसने दोबारा इस्तेमाल होने वाला बैग परामर्श डेस्क पर रख दिया। उसकी उंगलियां अनजाने में ही वहां रखे मेडिकल रिकॉर्ड को रगड़ रही थीं। अंकल मेसन का पिछली बार का पर्चा अभी भी वहीं रखा हुआ था। शायद ये सबसे अच्छा है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों के नीचे छाया डाल रही थीं। आखिरकार किसी को भी यह समझने में वक्त लगेगा कि जिस बुजुर्ग के साथ वे रोज चाय पीते और बातें करते थे, वह एक ताकतवर चीफ ऑफिसर निकला। जैसे ही वह अपना सफेद कोट पहनने वाली थी, क्लिनिक का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। श्रीमान और श्रीमती पॉन्ड अंदर आए। वे झुके हुए थे और कल के घमंडी जोड़े से पहचाने नहीं जा सकते थे। श्रीमती पॉन्ड के कपड़े झुरीदार थे। उनके सावधानी से स्टाइल किए गए कल अस्त व्यस्त ढंग से लटके हुए थे। श्रीमान पॉन्ड की टाई उनकी गर्दन के चारों ओर टेढ़ी लटकी हुई थी। डॉक्टर पाकर, श्रीमती पॉन्ड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हम गलत थे, कृपया दया करें। हमारे बेटे को माफ कर दें। उसकी आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी। उसका मेकअप आंसुओं से सना हुआ था। मिस्टर पॉन्ड भी घुटनों के बल बैठ गए। उनका माथा संगमरमर के फर्श पर एक हल्की सी आवाज़ के साथ टकराया, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दें। हम मुआवजा देने को तैयार हैं, कोई भी रकम। एमिली ने भौहें चढ़ाईं जब क्लिनिक का दरवाज़ा फिर से खोला गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मारिया कार्टर गुस्से में अंदर आए। उसने अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट पहनी हुई थी और स्पष्ट था कि वह सीधे स्कूल से आई थी। उसने खुद को एमिली और उनके बीच फेंक दिया। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। अपने बेटे को पढ़ाने में नाकाम रहने के बाद तुम मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत कैसे करोगे? चार्ल्स को जेल जाना होगा। तुम्हारा पॉन्ड परिवार दिवालिया होने का इंतजार कर सकता है। मिसेस पॉन्ड जमीन पर गिरकर रोने लगी। उनके सलीके से सजे बाल उनके आंसुओं से सने चेहरे से चिपके हुए थे और मिस्टर पॉन्ड अपना सिर झुकाए बैठे रहे। उनका सिर्फ एक बेटा था। अंततः मारिया की क्रोधित निगाहों के सामने दंपति जल्दी से वहां से चले गए। एमिली ने राहत की लंबी सांस ली। भाभी, आपको घर पर आराम करना चाहिए। मारिया ने एमिली के सूजे हुए पेट को चिंतित होकर देखा, जो उसके भाई के अंतिम वंश को पोषित कर रहा था। वह एमिली के खुले बाल ठीक करने में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ, एमिली ने मुस्कुराते हुए मारिया को धीरे से दरवाजे की ओर धकेला। तुम जल्दी से क्लास में जाओ, अपनी पढ़ाई में कोई बाधा मत आने देना। मारिया को विदा करने के बाद एमिली ने पूरी सुबह खुद को मरीजों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया। शाम तक सूर्यास्त की चमक ने क्लिनिक को नारंगी लाल रंग में रंग दिया। वह थकी हुई सी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। तभी अचानक कंप्यूटर पर घंटी बजी, जो एक नए ईमेल के आने का संकेत था। ईमेल की विषय वस्तु देखकर एमिली दंग रह गई। वह अचानक सीधी बैठ गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि उसने ईमेल को 3 बार पढ़ा, ये पुष्टि करते हुए कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा था। ये नामुमकिन है, वह बुदबुदाई। उसकी छाती धड़क रही थी। उसी समय अचानक उसका फोन बज उठा। एमिली, दूसरी तरफ से सेड्रिक शॉ की आवाज़ असामान्य रूप से कांप रही थी। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कार्लोस का शव हेलीकॉप्टर में नहीं मिला था। एमिली ने अपनी सांस रोक ली। ईमेल स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की डीएनए रिपोर्ट थी, जो पुष्टि करती थी कि जला हुआ शव कार्लोस का नहीं था। उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जीवित रहना। उसकी आवाज़ पंख के समान हल्की थी। उसका दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से उसके सूजे हुए पेट पर आ टिका। मैं उस दिन कार्लोस के बोर्डिंग रिकॉर्ड देख रहा हूँ। सेड्रिक रुका। जहाँ तक बुरी खबर की बात है, एडम विलो के वकील ने पहले ही हत्या के प्रयास का आरोप बदलने के लिए आवेदन कर दिया है। एमिली खिड़की के पास खड़ी थी। सूर्यास्त की आभा उसके चेहरे पर सुनहरे प्रभामंडल की तरह चमक रही थी। उसकी पतली उंगलियों ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। कार्लोस की खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन अडिग रूप से दृढ़ थी। लेकिन चाहे वह जीवित हो या मृत, ये तथ्य नहीं बदलेगा कि एडम विलो ने पूर्व नियोजित हत्या की थी। खिड़की के बाहर एक मुरझाया हुआ पत्ता जमीन पर गिरा हुआ था। एमिली उसे तब तक देखती रही जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वह मुड़ी और अपनी मेज की ओर चली गई। उसकी चाल के साथ उसके सफ़ेद कोट का किनारा धीरे धीरे हिल रहा था।
प्रेसनेट का मामला, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। उसकी उंगलियों ने मेज पर हल्के से थपथपाया, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हुई। एडम विलो के पीछे जो लोग हैं उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। दूसरी तरफ सेड्रिक शॉ एक पल के लिए चुप हो गए। मैं उनकी सजा के पक्ष में दलील देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उन्होंने रुककर कहा, कोई उन्हें बचाना चाहता है। ये वही महासचिव सटन है जिनसे आप मिले थे। एमिली की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे चार्ल्स स्मिथ की सुनहरे चश्मे के पीछे छिपी गणनाशील आंखें याद आईं। इसके अलावा सेड्रिक शॉ की आवाज़ में जांच का भाव था। चीफ ऑफिसर के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? सबने देखा कि कल उन्होंने आपका बचाव कैसे किया। एमिली की उंगलियां अनजाने में उसके पेट को सहला रही थीं, जहां एक नन्हा बच्चा पल रहा था। वह एक पल के लिए झिझकी, वह तो बस मेरा मरीज है। बाहर का आकाश धीरे धीरे काला होता गया और क्लिनिक में परछाइयां गहरी होती गईं। एमिली ने लाइटें नहीं जलाईं, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। तो फिर आपको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। सेड्रिक शॉ की आवाज़ गंभीर हो गई। आपको पता होना चाहिए, मुख्य अधिकारी के पास क्षमादान का अधिकार है। अगर महासचिव सटन उन्हें मना ले तो। एमिली अचानक उठ खड़ी हुई, कुर्सी जमीन पर रगड़ती हुई एक कर्कश आवाज़ के साथ गिरी। मंद रोशनी में उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। अंकल मेसन ऐसे इंसान नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे खुद यकीन नहीं हुआ। आखिरकार अब मौजूदा अंकल मेसन वो बुरा आदमी नहीं था जो छोटे से क्लिनिक में उसके साथ चाय पीता और बातें करता था, बल्कि वो चीफ ऑफिसर था जिसके पास अपार शक्ति थी। दूसरी तरफ से एक आह निकली, एमिली, राजनीति कभी सिर्फ काले और सफ़ेद रंग की नहीं होती। कभी कभी मैं समझ गई, एमिली ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में संयम आ गया, लेकिन इस मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगी। ज़रूरत पड़ी तो। उसकी नज़र मेज़ पर रखी अपनी और कार्लोस की तस्वीर पर पड़ी। मैं खुद अंकल मेसन के पास जाऊंगी। फ़ोन रखकर एमिली अंधेरे में चुपचाप खड़ी हो गई। बाहर की स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठीं, जिससे उसकी परछाई लंबी हो गई। सेड्रिक शॉ से बात खत्म करने के बाद एमिली ने एक बेज रंग का ट्रेंच कोट पहना और हेलीकॉप्टर कंपनी की ओर तेजी से चल पड़ी। रात की हवा उसके बालों को बिखेर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स उसकी परछाई को लंबा कर रही थीं। उसकी पतली उंगलियों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था और दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। हेलीकॉप्टर कंपनी का शीशे का दरवाज़ा बहुत देर से बंद था, लेकिन एमिली ने अपने पहचान पत्र दिखाए तो ड्यूटी मैनेजर ने उसे अंदर आने का स्वागत किया। वह खाली टारमैक पर खड़ी थी। रात की हवा उसके कपड़ों के किनारों को ऊपर उठा रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने रात के घने अंधेरे आसमान की ओर देखा, मानो उसे अभी भी उस हेलीकॉप्टर के गिरने का रास्ता दिखाई दे रहा हो। श्रीकाटो उस दिन विमान में सवार हुए थे। मैनेजर ने सावधानी से एक दस्तावेज सौंपा। एमिली ने दस्तावेज उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने ध्यान से हर पन्ने को पलटा, एक भी विवरण छूटने न दिया। जब उसने एक खास हस्ताक्षर देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह उस लिखावट से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब वह क्लाउड लेक विला लौटी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। विला की रोशनी फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे रात में थोड़ी गर्माहट आ रही थी। एमिली ने दरवाज़ा खोला, थकी हुई अपनी कनपटियां रगड़ रही थी। एमिली, अचानक एक कोमल आवाज़ सुनाई दी। एमिली ने ऊपर देखा तो श्रीमती कार्टर लिविंग रूम में सोफे से उठ खड़ी हुई थीं। खिड़की से चांदनी की किरणें उन पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थीं। उन्होंने एक खूबसूरत चिपाव पहना हुआ था। उनके बाल बेदाग ढंग से सजे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों के कोनों की लालिमा उनके हाल ही में बहाए गए आंसुओं का भेद खोल रही थी। माँ, एमिली की आवाज़ भर्रा गई, क्या आपको खबर मिल चुकी है? वह तेजी से आगे बढ़ी। उसके ट्रेंच कोट का किनारा उसकी हरकतों के साथ हल्के से हिल रहा था। मिसेस कार्टर ने उसकी कलाई थामने के लिए हाथ बढ़ाया। स्पर्श ठंडा सा था। मुझे सब कुछ पता है। श्रीमती कार्टर की आवाज़ नर्म लेकिन अडिग रूप से दृढ़ थी। शव परीक्षण रिपोर्ट के बारे में। एमिली की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने मुंह खोला पर आवाज़ नहीं निकाल पाए। मिसेस कार्टर ने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया और उनके परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू ने आखिरकार एमिली को बेकाबू कर दिया। उसके आंसू मिसेस कार्टर के कंधे को भिगो रहे थे। मत रो बच्ची। मिसेस कार्टर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आवाज़ कोमल मगर दृढ़ थी। हमें मजबूत रहना होगा, कार्लोस के लिए और उस बच्चे के लिए जिसे तुम गर्भ में ले रही हो। एमिली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। माँ, मुझे कुछ मिला है। श्रीमती कार्टर उसे सोफे पर बिठा गईं। मेज़ पर रखी चाय से अभी भी भाप निकल रही थी। उन्होंने एमिली के लिए एक कप चाय डाली और उठती भाप के बीच एमिली ने पहले की अपनी खोजों के बारे में बताया। वह हस्ताक्षर। श्रीमती कार्टर की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कार्लोस का है? एमिली ने जोर से सिर हिलाया और अपने बैग से दस्तावेज निकाला। मिसेस कार्टर ने अपना पढ़ने का चश्मा लगाया और हस्ताक्षर को ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक एक आंसू कागज पर गिर पड़ा। वह अभी भी जीवित है। श्रीमती कार्टर का गला रुंध गया। मेरा बेटा अभी भी जीवित है। बाहर आसमान में चमकता चांद लटक रहा था। माँ और बहू गले लगकर रो रही थी, लेकिन अपने आंसुओं के बीच उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अध्याय 343, अध्याय 335। ये समाचार सुनकर कि कार्लोस अभी भी जीवित है, श्रीमती कार्टर इतनी उत्साहित हो गईं कि उनके हाथ कांपने लगे और उनके थके हुए चेहरे पर लालिमा छा गई। मुझे मारिया को ये बड़ी खुशखबरी तुरंत बतानी चाहिए। वह अपनी बेटी को बताने के लिए मुड़ी। एमिली पाकर ने अपनी सास की कलाई धीरे से थामी। उसकी लंबी पलकें उसके चेहरे पर छाया डाल रही थीं। माँ, मारिया हाई स्कूल में सीनियर है। कार्लोस के बारे में पक्की खबर मिलने तक इंतजार करते हैं, फिर उसे बताते हैं। तभी श्रीमती कार्टर ने अपनी बहू की आंखों में थकान देखी और उन्होंने कुछ दुख के साथ सिर हिलाया। बेडरूम में वापस आकर एमिली पाकर ने अपना कोट उतारकर कोट रैक पर टांग दिया। उसने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। खिड़की के बाहर रात की हवा पर्दे को हिला रही थी, जिससे आंगन से गार्डेनिया के फूलों की खुशबू आ रही थी। खोज सुबह 3 बजे तक जारी रही।
एमिली पार्कर ने अपनी दुखती आंखों को रगड़ा क्योंकि डेटा से पता चला कि जिस दिन कार्लोस लापता हुआ उस दिन 2 चालक दल के सदस्य और अनुसंधान केंद्र के निदेशक उसके साथ थे, लेकिन 5वें व्यक्ति के बारे में जानकारी जानबूझकर मिटा दी गई थी। केवल एक खराब हस्ताक्षर छोड़ दिया गया था। जियाओ हस्ताक्षर ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसके अंत की धार और वक्रता उसे अजीब तरह से परिचित लग रही थी। अगले दिन दोपहर तक कार्यालय की फर्श से छत तक की खिड़कियों से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी। हल्के भूरे रंग का बिजनेस सूट पहने एमिली पार्कर दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी, तभी सेड्रिक शॉ का फोन आया। एडम विलो को जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ से आवाज दबे हुए गुस्से से भरी थी। इवान पामर ने बहुत ज्यादा जमानत दी है। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एडम विलो भारी कदमों से बाहर निकला। उसका सूट मुड़ा हुआ था और उसकी ठोड़ी पर उगी हुई दाढ़ी उसे कई साल बूढ़ा दिखा रही थी। इवान पामर और ग्रेस विलो तुरंत उसके पास गए। ग्रेस विलो ने अपने बेटे के दुबले गालों को प्यार से सहलाया। तभी एडम विलो का फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से भारी थी। पार्किंग में एक काली बेंटले चुपचाप खड़ी थी। एमिली पार्कर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसने काले रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था जिससे उसका रंग आज और भी अधिक पीला दिखाई दे रहा था। एडम विलो की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से उसके पास पहुंचा। एमिली, गलत मत समझो। एमिली पार्कर ने ठंडे स्वर में उसे बीच में ही टोका। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। मेरा तुमसे बस एक सवाल है, वह हत्यारा कौन है जिसे तुमने प्रिसनेट से किराए पर लिया था? एडम विलो के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह हत्यारे का मुद्दा उठाना नहीं चाहता था। वह सहज ही आधा कदम पीछे हट गया। उसके जूतों की कंक्रीट पर रगड़ने की आवाज़ सुनसान पार्किंग में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुम अभी भी प्रिसनेट की जांच कर रहे हो? उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। यह एक ऐसी ताकत है जिसे तुम उकसा नहीं सकते। सूरज की रोशनी ने उसके माथे की नसों को उभार दिया और पसीना चमक उठा। एमिली पार्कर अविचलित रही, केवल अपनी स्पष्ट ठंडी आंखों से उसे देखती रही। ऐसी निगाहों के सामने एडम विलो ने मायूस होकर कहा, उसे डॉन कहा जाता है, अंग्रेजी नाम डॉन। प्रिसनेट का महारथी हत्यारा डॉन। एमिली पार्कर ने धीरे से दोहराया। ये शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ गया। 15 साल पहले अपनी मां की हत्या के स्थान पर खून से लिखा डी अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह मुड़ी और कार में वापस बैठ गई। काली बेंटले चुपचाप चली जा रही थी। पीछे के शीशे में उसने इवान पामर को गुस्से में पैर पटकते हुए देखा। तुम सचमुच उससे मिले थे? इवान पामर की धीमी सी दहाड़ सुनाई दी। अगर वह न होती तो कार्टर परिवार बहुत पहले ही हमारा हो गया होता। तुम्हें उसे फिर कभी नहीं देखना चाहिए। इवान पामर ने चेतावनी दी। पिताजी, मैं पहले से ही वयस्क हूँ। एडम विलो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अपने माता पिता के दबाव की वजह से ही उसने एमिली पार्कर को खोया था। अभी भी तुम पर केस चल रहा है। अगर तुम अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती तो सोफी पार्कर से तुरंत सुलह कर लो। इवान पामर ने अपने सामने खड़े अपने बेटे की ओर देखा। वह कितना आज्ञाकारी हुआ करता था। ये सब एमिली पार्कर की वजह से है। इवान पामर ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। डॉक्टर रीड के अस्पताल को एक जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट मिली है। सोफी पार्कर चीफ ऑफिसर की नाजायज बेटी है। एडम विलो ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसकी आंखें सूरज की ओर देख रही थीं। अचानक आई ये खबर उसके दिमाग में बम की तरह फट गई। अध्याय 344, अध्याय 336। ईस्टर्न हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर एमिली अभी कार से बाहर निकली ही थी कि उसने अस्पताल के दरवाजे से एवलिन हैंसन की अतिशयोक्तिपूर्ण चीख सुनी। एमिली। एवलिन कुछ कदम दौड़कर आए। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। सिर्फ आधे महीने में तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो गुब्बारे जैसा है। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह जो चाहता तो था पर छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एमिली ने अपने गोल पेट की ओर देखा। बेज रंग की मैटरनिटी ड्रेस के नीचे उसका उभार पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा उभर कर दिख रहा था। उसने धीरे से अपने पेट को सहलाया। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। क्या डॉक्टर ने पिछली बार संकेत नहीं दिया था कि यह जुड़वां बच्चे हो सकते हैं? हे भगवान, क्या ये वाकई जुड़वां बच्चे हैं? एवलिन इतनी उत्साहित थी कि उछलने ही वाली थी। फिर उसने जल्दी से एमिली का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बच्चे मुझे अपनी गॉडमदर के रूप में पहचानेंगे। मैं सबसे प्यारी गॉडमदर बनना चाहती हूँ। अस्पताल के अंदर चलते हुए दोनों बातें करते और हंसते रहे। एमिली की चाल थोड़ी धीमी थी। 6 महीने की गर्भवती होने के कारण उसके टखने थोड़े सूजे हुए थे, जिससे उसे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तभी पार्किंग की तरफ से तेज हंसी की आवाज़ आए। रेनी वाइट को 2 लड़कियां सहारा देकर आराम से चल रही थीं, मानो वह किसी परेड में शामिल महारानी हो। उसने ब्रांडेड मैटरनिटी कपड़े पहने थे जो जानबूझकर उसके अभी भी छोटे पेट को उभार रहे थे और चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसके पीछे कई लड़कियां एक के बाद एक मजाक कर रही थीं। रैनी, इन सब में तुम सबसे प्रभावशाली हो। स्नातक होने के तुरंत बाद एक अमीर परिवार में शादी कर लेना। मैंने हमेशा कहा है, रेनी का दिखना धन के लिए नियत है। एवलिन अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी और एमिली से बात करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मैंने पहले भी बेशर्म लोग देखे हैं, पर इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक एक बूढ़े आदमी की रखैल बनने के लिए दौड़ी। रेनी वाइट ने भी अब तक एमिली को देख लिया था और जब उसकी नज़र एमिली के बड़े हुए पेट पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। एमिली की चोटी वाली एक परिचित ने उसे तुरंत पहचान लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, क्या ये वही महिला नहीं है जो पतियों के लिए दुर्भाग्य लाती है, जो अकेले प्रसव पूर्व जांच के लिए आ रही है? तुमने क्या कहा? एवलिन ने तुरंत कहा, जैसे एमिली को बचाने वाली एक सुरक्षात्मक मुर्गी, अपना मुंह संभालो। चोटी वाली लड़की अडिग रही। क्या मैंने गलत कहा? क्या ये बात पता नहीं है कि उसका पति पहले से ही? बस, एमिली ने बीच में कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी उसमें निर्विवाद अधिकार था। उसने शांति से रेनी वाइट को देखा। उसकी नज़र एक पल के लिए रेनी के पेट पर टिकी रही।
एमिली ने धीरे से एवलिन की आस्तीन खींची, चलो चेकअप में देर मत करो। जैसे ही वह मुड़ी, उसने अपने पीछे रेनी वाइट की चिड़ी हुई आवाज़ सुनी, तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? तुम का तो परिवार के लिए बच्चा पैदा करने का एक जरिया हो, तुम मुझसे ज़्यादा नेक नहीं हो। एवलिन गुस्से से लाल हो गई, पलटकर बहस करना चाहती थी, लेकिन एमिली ने उसे रोक लिया। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, एवलिन अभी भी नाराज थी। एमिली, क्या तुम उन्हें यूं ही छोड़ दोगी? वो रेनी वाइट साफ तौर पर, जरूरत नहीं। एमिली ने सिर हिलाया। अब वह जितनी खुश है। एमिली की आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसमें एक शांत अंतर्दृष्टि थी। जब बच्चा पैदा होगा, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन एवलिन उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। ये बात कि कार्लोस अभी भी जिंदा है अंततः सबके सामने आ ही जाती। तब तक रेनी वाइट के बच्चे का असली माता पिता भी सामने आ जाता। वह कार्लोस का बच्चा नहीं, बल्कि इवान पामा का बच्चा था। ये सोचकर एवलिन को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। वह ग्रेस विलो की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकती थी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला शायद गुस्से में रेनी वाइट को फाड़ डालेगी। एवलिन अपनी आवाज़ धीमी करने से खुद को नहीं रोक सकी और पूछा, कार्लोस कब लौट रहा होगा? एमिली की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। धूप की धुंधली परछाइयां उसकी पलकों पर पड़ रही थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके पेट को रगड़ रही थीं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे भी नहीं पता। उसी समय जांच कक्ष का दरवाजा खुला और एक नर्स ने अपना सिर बाहर निकाला। श्रीमती पाकर, आप अब अपनी जांच के लिए अंदर आ सकती हैं। एमिली खड़ी हुई और लिफ्ट की ओर एक आखिरी नज़र डाली। रेनी वाइट का सिलहूट पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन तीखी हंसी अभी भी दालान में गूंज रही थी। एमिली ने हल्की सी आह भरी और परीक्षा कक्ष की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद एमिली अपने कपड़े ठीक करके जांच कक्ष से बाहर जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक उसकी पतली उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर टिक गईं। वह सोच में पड़कर मुड़ी और जांच रिपोर्ट लगा रहे डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ली, उसकी आवाज़ में कोमलता थी लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या बाहर मिस वाइट भी आपकी वीआईपी जांच देखभाल में है? डॉक्टर ली ने ऊपर देखा। हाँ डॉक्टर पाकर, क्या कोई समस्या है? एमिली ने धीरे से कुछ शब्द कहे। डॉक्टर ली ने समझ में सिर हिलाया। एमिली के बाहर जाते ही एवलिन तुरंत उसके पास आए। इतनी देर क्यों हुई? क्या बच्चे को कुछ हुआ है? चिंता के कारण उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। एमिली ने अपना सिर हिलाया और अपने बालों की एक लट कान के पीछे कर ली। नहीं, मैंने डॉक्टर से थोड़ी देर और बात की। उसकी नज़र अनजाने में गलियारे के उस छोर पर चली गई जहां रेनी वाइट कई लड़कियों से घिरी हुई थी और अब भी बातें कर रही थी। एवलिन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और अपने होठों को भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। वह रेनी वाइट वास्तव में। चलो चलें। एमिली ने धीरे से उसे बीच में टोकते हुए एवलिन से हाथ मिला लिया। इसके बाद रेनी वाइट अल्ट्रासाउंड कक्ष में जांच बिस्तर पर बैठ गई। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़े हुए थीं और उसकी नज़रें डॉक्टर के हाथ में मौजूद प्रोब पर गड़ी हुई थीं। डॉक्टर, उसने आग्रहपूर्वक पूछा, क्या मेरे अंदर का बच्चा लड़का है? उसके नाखून अनजाने में उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसके दिमाग में एमिली के गर्भवती पेट की छवि उभर आई। अगर एमिली ने कार्टर परिवार के पहले पोते को जन्म दिया तो उसके बच्चे की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर ली ने बिना रुके थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। आप केवल 3 महीने की गर्भवती हैं, अभी लिंग बताना जल्दबाजी होगी। रेनी वाइट ने अपने होंठ काटे। अचानक अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और उसे डॉक्टर के कोट की जेब में रख दिया। तो अभी जो गर्भवती महिला है जिसका नाम एमिली है, उसके गर्भ में लड़का है या लड़की? डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उन्होंने लिफाफा लिया और कुछ कहा। रेनी वाइट का चेहरा काफी उज्ज्वल हो गया और जैसे ही वह चली गई, उसके रूममेट्स तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कैसा हुआ? क्या लड़का है? डॉक्टर ने क्या कहा? रेनी वाइट बहुत खुश दिख रही थी। अध्याय 345, अध्याय 337। उसने कार्लोस को देखा। भीड़भाड़ वाली सड़क पर एमिली पाकर कार में बैठी थी और उसकी उंगलियां खिड़की के किनारे पर हल्के से टैप कर रही थीं। ट्रैफिक रुका हुआ था और सूर्यास्त की रोशनी कार की खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे थकान का हल्का सा निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसका पेट पहले से ही काफी सूजा हुआ था और 6 महीने की गर्भवती होने के कारण लंबे समय तक बैठे रहना उसके लिए असुविधाजनक हो गया था। युवा मैडम, सड़क थोड़ी भीड़भाड़ वाली है, आप थोड़ी देर आराम कर लें। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से चिंतित होकर पूछा। एमिली पाकर ने सिर हिलाया और लापरवाही से अपना फोन उठाया। उसी समय एक एन्क्रिप्टेड मैसेज सामने आया। किसी ने एक मरीज को बचाने के लिए भूत डॉक्टर की तलाश में 10 मिलियन की पेशकश की है। एमिली ने अपनी बाहें उठाईं। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। जब से उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ी थी, उसने भूत डॉक्टर के रूप में आदेश लेना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन इस संदेश ने उसे उत्सुक कर दिया। प्रेषक ने कहा कि अगर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है तो कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। इसके अलावा ये संदेश न केवल भूत डॉक्टर को बल्कि दुनिया भर के अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों को भी भेजा गया था। एमिली की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं। कुछ दिन पहले उसने असामान्य मामलों के लिए एक संपर्क सूत्र नियुक्त किया था, क्योंकि उसे संदेह था कि यदि कार्लोस अभी भी जीवित है तो वह गंभीर रूप से घायल होगा और सामान्य अस्पताल उसे ढूंढ नहीं सकते, जिसका अर्थ था कि केवल एक ही संभावना थी, उसका गुप्त रूप से इलाज किया जा रहा था। 10 मिलियन का इनाम दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के लिए जारी। ये किस प्रकार की धनी और प्रभावशाली शक्ति है? उसने एक क्षण तक विचार किया और अंततः ऑर्डर लेने का निर्णय लिया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसने ऑनलाइन परामर्श पर जोर दिया। 500,000 जमा राशि शेष 9.5 मिलियन योजना की पुष्टि के बाद जवाब तुरंत आ गया, बिना किसी सौदेबाजी के। क्लाउड लेक विला बगीचे के भीतर स्थित है। सूरज पश्चिम में डूब रहा था। पेड़ों की चोटियों से गुजरती हवा सरसराहट की आवाज़ पैदा कर रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, एमिली ने मास्क पहना, अपना लैपटॉप खोला और कैमरे का एंगल एडजस्ट किया। जल्द ही एक अपरिचित नंबर डायल हुआ।
वीडियो कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर एक खाली अस्पताल का कमरा दिखाई दिया जिसमें एक सिंगल बेड था। बिस्तर पर एक आदमी पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा था। वीडियो में अस्पताल के ठंडे और दमनकारी माहौल को दर्शाया गया है। दीवारें बेजान सफ़ेद थीं, उनमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल बिस्तर के ऊपर एक ठंडा सफ़ेद छायाहीन लैंप लटका हुआ था जो एक चमकदार प्रभामंडल बना रहा था। कमरे में कुछ सटीक हृदय गति मॉनिटर और वेंटिलेटर थे जिनका डेटा स्क्रीन पर चुपचाप चमक रहा था, कमजोर लेकिन स्थिर। बिस्तर पर एक आदमी पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा था। एमिली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। कार्लोस, यद्यपि उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था और वह बेहोश पड़ा था, फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने अपने निचले होंठ को जोर से काटा, उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में गड़ गए, वह बड़ी मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पाए। वीडियो में अस्पताल के ठंडे और दमनकारी माहौल को दर्शाया गया है। दीवारें बेजान सफ़ेद थीं, उनमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल बिस्तर के ऊपर एक ठंडा सफ़ेद छायाहीन लैंप लटका हुआ था जो एक चमकदार प्रभामंडल बना रहा था। कमरे में कोई भी अतिरिक्त चिकित्सा उपकरण नहीं थे, केवल कुछ सटीक हृदय गति मॉनिटर और वेंटिलेटर थे जिनका डेटा स्क्रीन पर चुपचाप चमक रहा था, कमजोर लेकिन स्थिर। बिस्तर पर पड़ा आदमी कार्लोस पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ, चेहरे का ज्यादातर हिस्सा धुंध से ढका हुआ, बस कसकर बंद आंखें और पीले होंठ दिखाई दे रहे थे। उसकी छाती कमजोरी से ऊपर नीचे हो रही थी। कमरे के सन्नाटे में वेंटिलेटर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बीप बीप, हृदय गति मॉनिटर से आती ध्वनि एक कुंद चाकू की तरह महसूस हुई जो धीरे धीरे एमिली की नसों में चुभ रही थी। वह स्क्रीन पर गौर से देख रही थी, उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में गड़ गए थे, वह मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रही थी। तभी वीडियो के दूसरे छोर से एक महिला की आवाज़ आई, क्या आप भूत डॉक्टर हैं? उसकी आवाज़ जवान थी, एक आलसी अहंकार लिए हुए, मानो कोई ऊंचे पद से आदेश देने का आदी हो। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एमिली को स्क्रीन के पार से उसकी तीखी नज़रों का अंदाजा हो गया था। ठंडा, घमंडी, खतरनाक, मैं हूं। एमिली की आवाज़ को एक वॉइस चेंजर के माध्यम से संसाधित किया गया जो यांत्रिक और ठंडी लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान भूत डॉक्टर एक महिला होगी, दूसरे व्यक्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा, उसके स्वर में तिरस्कार और मनोरंजन का भाव था। चिकित्सा कौशल का लिंग से कोई संबंध नहीं है, एमिली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, फिर भी उसकी निगाहें कार्लोस पर टिकी थीं, उसकी सांसें कमजोर थीं और हृदय गति मॉनिटर पर संख्याएं आशाजनक नहीं थीं। ठीक है, दूसरे ने शब्दों को बर्बाद करने से परहेज किया और सीधे प्रस्ताव दिया, घर पर मेरे दोस्त की सर्जरी करने के लिए 20 मिलियन। एमिली का दिल धड़क उठा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। मैंने आदेश स्वीकार करते समय कहा था कि मैं घरों में नहीं जाऊंगा, केवल दूर से मार्गदर्शन करूंगा। 30 करोड़, दूसरे ने निर्विवाद स्वर में कहा, कोई भी रकम काम नहीं आएगी। एमिली की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, मेरा जीवन अमूल्य है। दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि कथित रूप से पैसों का भूखा भूत डॉक्टर इतना जबरदस्त प्रस्ताव ठुकरा देगा। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो डॉक्टर पहले आदेश लेते थे वे सभी अब तक मर चुके हैं, है ना? एमिली ने धीरे से कहा। हवा तुरंत जम गई। उसने लंबे समय तक जांच पड़ताल की और पाया कि हाल ही में कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने उन्हें कार्लोस का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया था और अंततः उन्हें चुप करा दिया गया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए वह उन सभी को मारने के लिए तैयार थी जो इसके बारे में जानते थे। एमिली की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, लेकिन उसकी आवाज़ शांत रही। तो या तो मेरे नियमों का पालन करो या किसी और अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढो। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। महिला की आवाज़ में गुस्सा था। उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। एमिली का दिल बैठ गया, एक पल के लिए उसे पछतावा हुआ। आखिरकार वीडियो में कार्लोस की हालत काफ़ी नाजुक लग रही थी, फिर भी वह जानती थी कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में धैर्य खोना कोई विकल्प नहीं है। वह 1 घंटे से ज़्यादा समय तक धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही। फिर वीडियो कॉल फिर से डायल हो गई। जब वीडियो पुनः कनेक्ट हुआ तो स्क्रीन पर दिख रही महिला का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसकी आवाज़ अभी भी युवा थी, फिर भी उसमें दबा हुआ क्रोध भरा हुआ था, मानो कोई तेज चाकू हो जो किसी भी क्षण खींचकर खून बहाने के लिए तैयार हो। तुम्हें उसे बचाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसका स्वर ठंडा था, वह प्रत्येक शब्द सोच समझकर बोल रही थी, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम अपनी हर प्रिय चीज़ खो दो। एमिली की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर रही। वहाँ पेशेवर चिकित्साकर्मी होने चाहिए, है ना? दूसरा व्यक्ति एक क्षण के लिए रुक गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। हाँ, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन वे असहाय हैं। एमिली की नज़र फिर से कार्लोस पर पड़ी। उसका रंग पहले से भी अधिक गंभीर था। हृदय गति मॉनिटर पर संख्याएं इतनी कांप रही थीं कि लगभग चिंताजनक लग रही थीं। वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। मुझे अधिक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए, एमिली ने शांति से कहा। सीटी स्कैन, रक्त परीक्षण, ईसीजी, हर छोटी बड़ी जानकारी जो आप दे सकते हैं। ठीक है, महिला ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ, चालबाजी मत करो। उसकी आवाज़ जहर से सनी बर्फ की तरह थी, जिसमें छिपी हुई धमकियां थीं। एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप इंतजार करती रही। जल्द ही एक आत्मघाती दस्तावेज भेज दिया गया। उसने तेजी से डेटा को खंगाला, उसकी झुर्रियां गहरी होती गईं। कार्लोस की चोटें उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थीं। उच्च ऊंचाई पर आघात के कारण अंतःकपालीय रक्तस्राव, कई फ्रैक्चर, आंतरिक अंग क्षति। ये तथ्य कि वह अभी भी जीवित था एक चमत्कार था। कैसा है? महिला की आवाज़ फिर आई, जिसमें थोड़ी अधीरता थी। एमिली ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अध्याय 346, अध्याय 338, पहचान उजागर होने का संकट। वार्ड का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।
सफ़ेद कोट पहने कई डॉक्टर एक के बाद एक अंदर आए और अलग अलग भाषाएं बोलते हुए अलग अलग भाव व्यक्त किए, जिनमें अहंकार, असंतोष और उलझन का मिश्रण था। ये जानने पर कि उनके नियोक्ता चाहते थे कि वे एक छिपे हुए और मायावी, भूमिगत डॉक्टर के आदेशों का पालन करें, कुछ विशेषज्ञों ने इसका खुलकर मजाक उड़ाया। क्या मजाक है, हम दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, एक सुनहरे बालों वाले, नीली आंखों वाले डॉक्टर ने ठंडे स्वर में अंग्रेजी में कहा। ऐसे व्यक्ति से आदेश लेना जो अपनी पहचान बताने से डरता है, इसका आधार क्या है? एशियाई चेहरे वाले एक अन्य डॉक्टर ने सहमति में भौहें चढ़ाईं। या तो आप उसे बचाओ। अचानक वीडियो से एक ठंडी आवाज आई जो अत्यंत सटीक लैटिन भाषा में, स्पष्ट और तीखी भाषा में बोल रही थी। या फिर तुम सब एक साथ मर जाओ। पूरा वार्ड शांत हो गया। चिकित्सा क्षेत्र में लैटिन भाषा आम भाषा है और वहां उपस्थित सभी डॉक्टर इसमें पारंगत थे। इस सजा के पीछे छिपी धमकी ने उनकी रूह कांप दी। वे यह नहीं भूले थे कि उन्हें उस भयानक संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वे उसकी बात नहीं मानते, अगर वे बिस्तर पर पड़े उस आदमी को नहीं बचा पाते, तो उनकी नियति मौत हो सकती थी। कुछ सेकंड के लिए हवा जम गई। अंततः एक बुजुर्ग न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ ने गहरी सांस ली और सबसे पहले बोला, ठीक है, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। सर्जरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। नेटवर्क के माध्यम से एमिली की आवाज़ ने शांतिपूर्वक और सटीक ढंग से निर्देश बताए। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसके हर शब्द में निर्विवाद अधिकार छिपा था। इंट्राक्रैनियल दबाव निगरानी मान असामान्य है, स्थिति 1 में पहले विसंपीडन के साथ आगे बढ़ें। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति कम हो रही है, स्थिति 2 वेंटिलेटर मापदंडों को समायोजित करें। तीसरी पसली का फ्रैक्चर विस्थापन, स्थिति 3 सुनिश्चित करें कि फेफड़े में छेद न हो। अल्पविराम 6 से 7 घंटे तक चली यह अभूतपूर्व सर्जरी दोपहर से लेकर रात तक चली। क्लाउड लेक विला के बगीचे की गहराई में एमिली स्क्रीन पर स्थिर होकर आदेश दे रही थी तथा उसकी उंगलियां कभी कभी कीबोर्ड पर टैप कर रही थीं। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी ही स्थिर थी। अंत में सर्जरी सफल रही। वीडियो के दूसरी ओर डॉक्टरों ने उपकरणों पर धीरे धीरे स्थिर होते आंकड़ों को देखा और खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ लोगों ने तो उत्साह में अपने दस्ताने उतार दिए और माथे से पसीना पोंछने लगे। एमिली ने शांतिपूर्वक कहा, बचे हुए पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर करना याद रखना। फिर उसने निर्णायक रूप से वीडियो कनेक्शन काट दिया। वार्ड में विश्वस्तरीय डॉक्टरों का समूह एक दूसरे को देख रहा था, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इतना ही, इतनी गहन सर्जरी के बाद उनके समकक्ष ने केवल भुगतान के लिए कहा। इस सर्जरी की जटिलता इतनी अधिक थी कि इसे पाठ्यपुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। अद्भुत, ऐसी कुशलता वाला व्यक्ति कैसे गुमनाम रह सकता है? अगर वह खुद को दिखाने के लिए तैयार होती तो वह निश्चित रूप से चिकित्सा जगत में सनसनी पैदा कर देती। उनकी तुलना स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर स्टर्लिंग से भी की जा सकती है। वे आपस में फुसफुसाने से खुद को नहीं रोक सके, उनके स्वर प्रशंसा से भरे थे। हालांकि उनकी प्रशंसा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, अब आप जा सकते हैं। सर्जरी के दौरान उनका प्रतिरूप एक भूत की तरह अचानक प्रकट हो गया। डॉक्टरों ने सर्दियों में सिकाडा की तरह अपनी बकबक बंद कर दी और जल्दी से अपना उपकरण समेट कर चले गए। जब वार्ड पूरी तरह शांत हो गया तो काले कपड़े पहने एक लंबी महिला धीरे धीरे कालोस के बिस्तर के पास आई। उसने सहजता से अपने दस्ताने पहने हुए उंगलियों से एक स्केल पेल उठा लिया जिसकी ठंडी चमक चमक रही थी, लेकिन महिला ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह उससे खेल रही हो। क्या तुम्हें भूत डॉक्टर का पता मिल गया है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसी प्रतिभा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि उसके अधीनस्थ के उत्तर से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम पूरे दिन ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका आईपी पता बहुत अधिक एन्क्रिप्टेड है, जिससे स्रोत का पता लगाना असंभव है। उनकी निगरानी विरोधी तकनीकें बहुत उन्नत हैं। आप जानते हैं, प्रिसनेट के नेटवर्क विशेषज्ञ वैश्विक हैकिंग परिदृश्य में सबसे आगे हैं। उनकी आखिरी विफलता आधे महीने पहले की है। एक रहस्यमय हैकर ने प्रिसनेट के मुख्य डाटाबेस में सेंध लगाई थी और बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ गया था और कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इस समय उसके अधीनस्थ के एक वाक्य ने महिला की पुतलियां अचानक सिकोड़ दीं। युवा मास्टर, हैकिंग तकनीक उसी से बहुत मिलती जुलती है जिसने आधे महीने पहले हमारे सिस्टम में घुसपैठ की थी। औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसका काला ट्रेंच कोट उसके पीछे एक तीखा चाप बना रहा था। उसकी उंगलियां मेज पर जोर से दबी हुई थीं। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से चमक रही थीं। क्या आप कह रहे हैं कि भूत डॉक्टर और वह हैकर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी, मानो कोई सांप फुंकार रहा हो। उसके अधीनस्थ ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, या कम से कम वे एक ही खेमे में हैं। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़े कालोस पर टिक गई। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। यदि भूत डॉक्टर वास्तव में उस रहस्यमय हैकर से जुड़ा हुआ है, तब इस डॉक्टर का मूल्य एक सर्जरी से कहीं अधिक हो जाता है। काले कपड़े पहने महिला ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसकी उंगलियां अस्पताल के बिस्तर के किनारे पर हल्के से थपथपा रही थीं। जांच जारी रखें। ये भूतिया डॉक्टर आखिर कौन है? ये उसे इनका पता लगाना ही होगा। क्लाउड लेक विला के भोजन कक्ष में क्रिस्टल झूमर से गर्म चमक फैल रही थी। मिसेस कार्टर खाने की मेज के पास बैठी थी। उनकी नज़र कभी कभी दरवाजे की ओर उठ जाती थी। मेज पर रखे लजीज व्यंजन कुछ ठंडे हो गए थे, फिर भी एमिली नज़र नहीं आ रही थी। युवा मैडम कहाँ हैं? वे खाने क्यों नहीं आईं? उसने पास खड़े बटलर से धीरे से पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ठीक तभी क्लैक, दरवाजे से एक धीमी आवाज़ आई। श्रीमती कार्टर ने ऊपर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एमिली दरवाजे की चौखट को पकड़े हुए थी। उसका रंग कागज जैसा पीला पड़ गया था। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसके गालों से चिपके हुए थे।
उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे और वह ऐसी लग रही थी मानो उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो, कमजोर और मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। एमिली, मिसेस कार्टर जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी लड़खड़ाती बहू को पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? एमिली की उंगलियां ठंडी थीं, हल्की सी कांपती हुई मिसेस कार्टर की कलाई को छू रही थीं। उसने मुंह खोला, लेकिन अचानक मिसेस कार्टर को कसकर गले लगा लिया। माँ! उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से भारी थी, मानो लंबे समय से दबी हुई भावनाएं अंततः बाहर आ गई हों। मिसेस कार्टर स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी बहू का शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था, मानो जिंदगी मौत की जद्दोजहद के बाद उन्हें आखिरकार एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। बहन! मारिया कार्टर अभी अभी डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी और ये दृश्य देखकर इतनी डर गई कि उसके हाथ से किताब धड़ाम से गिर पड़ी। वह दौड़कर गई और असहाय सी एक तरफ खड़ी हो गई। क्या क्या हुआ? बहन, हमें मत डराओ। एमिली ने धीरे से श्रीमती कार्टर को छोड़ दिया। उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी एक चमकदार मुस्कान थी। माँ, मारिया! उसकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। कार्लोस अभी भी जीवित है। मैंने अभी अभी उसे देखा। ये कथन भोजन कक्ष में एक चौंकाने वाली बिजली की तरह फट पड़ा। श्रीमती कार्टर ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मारिया कार्टर वहीं जमी रहीं, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सच में? मारिया की आवाज़ रोने के कगार पर कांप उठी। क्या भाई सचमुच जिंदा है? एमिली ने सिर हिलाया, अंततः उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने ये किया, वह सचमुच कार्लोस को वापस ले आए। श्रीमती कार्टर ने अपनी बहू को कसकर गले लगा लिया और उनकी बातें गले से नीचे उतर गईं। खिड़की के बाहर रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और चांदनी भी कुछ धीमी पड़ रही थी। अध्याय 347, अध्याय 339, एक जीवन के बदले एक जीवन। इसके बाद के दिनों में क्लाउड लेक विला में प्रत्याशा और बेचैनी का माहौल छाया रहा। श्रीमती कार्टर हर सुबह फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी रहती थी, उनकी आंखें अनजाने में विला के द्वार की ओर देखती रहती थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में चाय के कप के किनारे को रगड़ने लगी, इस तथ्य से अनजान की चाय ठंडी हो गई थी। माँ, कृपया ज्यादा चिंता मत करो। एमिली ने अपनी सास का थोड़ा कांपता हुआ हाथ धीरे से पकड़ लिया। स्पर्श ठंडा था। कार्लोस की अभी अभी एक बड़ी सर्जरी हुई है, अब उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। श्रीमती कार्टर ने आह भरी, उनकी आंखों के कोनों पर बारीक रेखाएं सुबह की रोशनी में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थीं। मुझे पता है। ये बस मेरे अनुमान के अनुसार, एमिली की आवाज़ धीमी किंतु दृढ़ थी, उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, ताकि वह इधर उधर घूम सके। बाहर बूढ़े के पेड़ों में सरसराहट की आवाज़ आ रही थी और एक मुरझाया हुआ पत्ता नीचे गिर रहा था। एमिली की नज़र उस गिरते हुए पत्ते पर थी, लेकिन उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। इस महीने उसे समय के विरुद्ध दौड़ लगानी पड़ी। उसे प्रिस्नेट के बारे में सुराग ढूंढना था, विलो परिवार की गतिविधियों पर नजर रखनी थी और उसने अपने सूजे हुए पेट की ओर देखा, जहां 2 छोटे जीवन लगातार बढ़ रहे थे। इस बार वह कभी भी किसी को अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। एमिली, मिसेस कार्टर अचानक बोली, उनकी आवाज़ में खोई हुई ऊर्जा भर आई। तुम सही कह रही हो। हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जब कार्लोस वापस आएगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक चमक रही थी, मानो उसके शरीर में अचानक किसी प्रकार की जीवन शक्ति का संचार हो गया हो। एमिली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तूफान से पहले की शांति हमेशा विशेष रूप से कीमती होती है। चेतना गहरे समुद्र में डूबे हुए लंगर की तरह थी, जिसे धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा था। जब कार्लोस ने अपनी आंखें खोलीं, तो चमकदार सफेद रोशनी उसकी पुतलियों में चुभ रही थी और उसने धुंधली दृष्टि से छत पर घूमते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर की परछाई देखी। अचानक यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। चालक ने धूप का चश्मा पहना हुआ था, प्रिस्नेट रिंग उसकी उंगलियों से टकरा रही थी और प्रतिद्वंद्वी ने अचानक नियंत्रण स्टिक के नीचे से बंदूक निकाल ली थी। बमुश्किल 3 वर्ग मीटर के एक केबिन में वे 2 फंसे हुए जानवरों की तरह छटपटा रहे थे और संघर्ष के दौरान डैशबोर्ड नीले रंग में चमक रहा था। जब उसने दूसरे का गला दबाया तो हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिरने लगा। उसके अस्पताली गाउन में ठंडा पसीना आ गया और कार्लोस को अपनी उंगलियां अनजाने में हिलती हुई महसूस हुई, मानो वह अभी भी उस गायब नियंत्रण छड़ी को पकड़े हुए हो। जैसे ही उसने विमान को मुश्किल से स्थिर किया, किसी ठंडी और धातु जैसी चीज ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर दबाव डाला। तुम अब भी पहले जैसे ही हो, डी। उसने कोड नाम थूक दिया। उसके गले में जंग जैसा स्वाद आ गया। गोली उसके कान के पास लगी और उसने सहज ही अपना सिर झुका लिया, जिससे घूमता हुआ हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से भटक गया। जागना। कार्लोस ने अचानक बैठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई सहारा नहीं है। बिस्तर के पास बैठी महिला ने उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार ठीक है, खासकर तुम्हारी पत्नी। कार्लोस की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ईसीजी मॉनिटर पर तुरंत ही तेजी दिखाई देने लगी। मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ, वरना। उसकी स्वर तंत्रिकाएं ऐसी थीं जैसे उन्हें रेत दिया गया हो। डी ने अचानक एक फल चाकू को अपनी कैरोटिड धमनी पर दबा दिया। वरना क्या तुम अब मेरी दूसरी हत्या की कोशिश को टाल सकते हो? जब वह झुकी तो उसके बालों की परछाई उसकी आंखों पर पड़ी, जो कोमल और खतरनाक दोनों लग रही थी। तुम्हारे पास मुट्ठी बांधने की भी ताकत नहीं है। कार्लोस आलस से अस्पताल के बिस्तर पर झुका हुआ था। उसके पीले चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। चाकू की तीखी नोक उसके गले पर दबी हुई थी, जो लैंप के नीचे ठंडी रोशनी में चमक रही थी। फिर भी उसने अपनी भौहें तक नहीं सिकुड़ी। प्रिस्नेट का राज, उसने हल्के से खांसते हुए कहा। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन पूरी तरह से सहमत। मैंने एक ईमेल में रखा है, अगर मैं 1 महीने तक लॉग इन नहीं करूंगा। उसके मुंह पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तुम्हारी असली पहचान दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के इनबॉक्स में आ जाएगी। काले कपड़े पहने औरत का हाथ लगभग अनजाने में कांप उठा। चाकू की नोक कार्लोस की गर्दन पर एक छोटा सा घाव बना और लाल खून की एक बूंद उसकी पीली त्वचा पर धीरे धीरे बहने लगी। इतने सालों में तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला है।
कार्लोस धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अंदाजा लगाओ कि कितने लोग तुम्हारी जान लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वार्ड में हवा जमी हुई लग रही थी। काले कपड़ों वाली महिला कार्लोस को घूर रही थी। नकाब के पीछे उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कमजोर सा दिखने वाला आदमी ही असली शिकारी था। तुम, पहली बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कार्लोस ने धीरे से अपने पट्टी बंधे हाथ को ऊपर उठाया और अपने गले पर लगे ब्लेड को धीरे से हटा दिया। उनकी गतिविधियां धीमी थीं, लेकिन उनमें एक अविश्वसनीय ताकत थी। अब हम ठीक से बातचीत कर सकते हैं। डी ने अचानक फल काटने वाले चाकू को जमीन पर फेंक दिया। फर्श से टकराने पर तीखी आवाज हुई। उसके स्वर में एक दुर्लभ चिड़चिड़ाहट थी। अगर पिछली बार मैं नर्म न पड़ता तो तुम्हारा सिर फट जाता। तुम्हारे लिए मैंने कभी न हारने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कार्लोस हेडबोर्ड पर झुक गया। उसके पीले होठों पर एक हल्की, लगभग अगोचर ठंडी मुस्कान थी। पर्दे के बीच से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर खंडित प्रकाश और छाया पड़ रही थी। मैं बच गया क्योंकि मैं मजबूत हूँ। उसकी आवाज़ भारी थी, फिर भी उसकी नज़र ब्लेड की तरह तेज थी। और वो डॉक्टर जिसने मेरा ऑपरेशन किया। डी के कदम अचानक रुक गए। जिस क्षण हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ, उस क्षण जब लपटें आसमान की ओर उठी, सचमुच एक क्षण के लिए थोड़ी हिचकिचाहट हुई। उस क्षणिक हिचकिचाहट ने कार्लोस को जीवन का एक मौका दिया। यद्यपि गोली किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगी, फिर भी वह उसकी छाती में आर पार हो गई। हे, डी अचानक ठंडी हंसी हंसा। तुम और वह डॉक्टर दोनों ही बराबर परेशान करने वाले हो। कार्लोस की उंगलियां अनजाने में चादरों को जकड़ रही थीं और उनकी उंगलियां जोर से सफ़ेद पड़ रही थीं। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद तीक्ष्णता थी। मुझे किसने बचाया? डी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके काले चमड़े के दस्ताने खिड़की के फ्रेम को हल्के से रगड़ रहे थे। उसकी आकृति से होकर आती धूप की रोशनी फर्श पर एक लंबी परछाई डाल रही थी। किसी ने घोस्ट डॉक्टर कहा था। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके लाल होंठ काले मुखौटे के नीचे एक चंचल मुस्कान में बदल गए। भूत डॉक्टर, ये दो शब्द कार्लोस के दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभ गए। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और सीने में एक तेज दर्द फैल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जख्म में दर्द हो रहा था या किसी और चीज़ में। उसने अपने भीतर के कोलाहल को दबा दिया। उसकी हड्डियां बड़ी मुश्किल से हिल रही थीं। मुझे बताओ, मेरी जान बख्शने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? डी ने हल्के से हंसते हुए मुड़कर देखा। उसका काला ट्रेंच कोट हवा में एक खूबसूरत चाप बना रहा था। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और कार्लोस की तरफ देखने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी आवाज़ में खतरनाक रूप से मोहक मिठास थी। हमारे अतीत परिचय के लिए, कार्लोस ने व्यंग्यात्मक भाव से व्यंग्य किया। उसके पीले चेहरे पर सूरज की रोशनी उसके चेहरे की तीखी, कठोर रेखाओं को रेखांकित कर रही थी। तुम कभी भी ऐसे सौदे नहीं करते जिसमें पैसा डूब जाए। उसने सीधे डी की आंखों में देखा। डी अचानक झुकी। उसके काले दस्ताने धीरे से कार्लोस की छाती पर बंधी पट्टी को छू रहे थे। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन कार्लोस को पूरी तरह से तनावग्रस्त कर दिया। स्मार्ट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसों में इत्र की हल्की खुशबू थी। मैं तुम्हारी जिंदगी किसी और की जिंदगी के बदले में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कार्लोस की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। मैंने मना कर दिया। ये दो शब्द सशक्त और दृढ़ थे। डी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंस पड़ी। उसके लाल होंठ कार्लोस के कान के पास आ गए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई सांप अपना जहर उगल रहा हो। मत भूलो, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन अब भी मेरे हाथों में है। अध्याय 348, अध्याय 340, सम्राट का सम्राट से सामना। कमरा अचानक मृत सन्नाटे में डूब गया। कार्लोस की उंगलियों ने किसी तरह से फल काटने वाले चाकू को पकड़ लिया था, जिसे डी ने जमीन पर फेंक दिया था। ब्लेड ने सूरज की रोशनी में एक ठंडी चाप चमकाए। अगले ही पल वह डी के गले के खिलाफ दबा हुआ था। कार्लोस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डी की आवाज़ में पहली बार स्पष्ट कंपन दिखाई दिया। उसके लाल होंठ हल्के से कांप रहे थे। कार्लोस का हाथ भयावह रूप से स्थिर था। चाकू की नोक जरा भी नहीं हिली। वह डी की कैरोटिड धमनी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें ब्लेड से भी अधिक ठंडी थीं। मैं एक बार पहले ही मर चुका हूं, अब और किस बात का डर है? पर्दों से होकर सूर्य की रोशनी आ रही थी, जिससे दोनों के बीच प्रकाश की एक तेज रेखा बन रही थी। कार्लोस के पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आपसे खतरा होने के बजाय हम एक साथ नष्ट हो सकते हैं। डी की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। वह कार्लोस की आंखों में दृढ़ता से देखती रही और उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन वे आंखें ध्रुवीय बर्फ की तरह ठंडी, अथाह थीं। कार्लोस ने एक शब्द में कहा, मुझे नफरत है कि दूसरे लोग मेरे परिवार का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हैं। इस क्षण समय मानो ठहर गया था। वार्ड में केवल दो लोगों की आपस में जुड़ी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंततः डी के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छूऊंगा। उसकी आवाज़ में फिर से शांति लौट आई, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। ब्लेड एक इंच पीछे हट गया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई वह भी छोटी नहीं थी। डी ने अपने लाल होठों पर कड़वी मुस्कान के साथ बात जारी रखी। तभी कार्लोस ने धीरे से फल काटने वाला चाकू वापस खींच लिया और बेडसाइड टेबल से एक सेब उठा लिया। उसकी गति धीमी थी। उसके घावों में अभी भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सेब छीलने की क्रिया असामान्य रूप से स्थिर थी। कार्लोस ने इत्मीनान से कहा, जब तक मेरे परिवार को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस शर्त पर बातचीत की जा सकती है। सेब का छिलका उसके हाथ में एक सर्पिल आकार में धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। डी ने उसकी हरकतें देखी और अचानक हल्की हंसी निकली। पिछले कुछ वर्षों में मैंने प्रिसनेट के लिए कम से कम 100 लोगों की हत्या की है। उसकी आवाज़ में आत्मा उपहास का भाव था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि एक बार जब मैं 100 लोगों को मार दूंगी तो वे प्रिसनेट को पूरी तरह से मेरे हवाले कर देंगे। सेब छीलते समय कार्लोस का हाथ थोड़ा रुक गया। आप मेरा 100वां मिशन है। डी की नज़र कार्लोस की पट्टी बंदी छाती पर पड़ी। दुर्भाग्य से
यह विफल हो गया तो मुझे एक और व्यक्ति को मारना होगा, उसने धीरे से कहा, वास्तव में प्रिसनेट का बॉस बनने के लिए। कार्लोस ने छिले हुए सेब को आधा काटा और एक टुकड़ा डी को दिया। तुम्हारे लिए मारना आसान है। डी ने सेब ले लिया लेकिन उसे खाया नहीं। लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता। उसकी आवाज़ अचानक जटिल हो गई। इस हत्या में प्रिसनेट ने 2 शीर्ष हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने सेब को काटते हुए कहा, अगर मैं तैयार न होती तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाती। कार्लोस चुपचाप उसे देखता रहा और अचानक पूछा, मुझे क्यों बचाया? डी की गतिविधियां रुक गईं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग आह की तरह, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैंने मूल रूप से तुम्हें मारने के लिए कॉकपिट की संकीर्ण जगह का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यहाँ तक कि अंतिम क्षण में भी आप हेलीकॉप्टर को नियंत्रित कर रहे थे। मेरी पहली गोली आपको सीधे नहीं मार सकती थी। यदि मैंने दूसरी गोली चलाई होती तो मुझे सुरक्षित पैराशूट से उतरने का समय नहीं मिलता। और आप जानते हैं, मैं हत्या करते समय कभी दूसरी गोली नहीं चलाता। यदि मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। केवल तभी जब तुम मेरी मदद करोगे मैं संभवतः अपने अगले लक्ष्य को खत्म कर सकता हूँ। कार्लोस बिस्तर के सिरहाने पर झुक गया। उसके पीले चेहरे पर एक भी लहर नहीं दिखी, केवल उसकी गहरी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। डी ने अचानक चिढ़कर अपने काले दस्ताने खींचे। पिछली बार जिस व्यक्ति ने मेरे साथ मिलकर तुम्हारी हत्या की थी वह प्रिसनेट का वर्तमान नंबर 2 हत्यारा था। उसकी आवाज़ रुक गई। वह मर चुका है। तो अब? डी की आवाज़ धीमी हो गई। मैं अकेले में और भी कम आश्वस्त हूँ। कार्लोस हल्के से हंसा। उसकी आवाज़ में बेबाक व्यंग्य था। किसी सहयोग के लिए खोज रहे हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत चालाक है। उसकी आवाज़ में निराशा की एक दुर्लभ झलक थी। शायद तुम्हें यकीन न हो। वह अचानक आगे झुक गई। उसके काले बाल नीचे की ओर गिर रहे थे। मुखौटा लगभग कार्लोस की नाक को छू रहा था। उस समय का बूढ़ा आदमी भी उसे नहीं मार सका। कार्लोस की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे साफ साफ याद आ गया कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, योद्धाओं का राजा जिसने कभी पूरे अंडरवर्ल्ड को आतंकित किया था। बताओ मुझे। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। ये कौन सा निशाना है जो तुम्हें बेसहारा छोड़ देता है? आपका गवर्नर। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इससे कमरे का तापमान गिर गया। वह आदमी जिसे योद्धाओं का राजा कहा जाता है। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी अचानक बादलों से ढक गई और वार्ड तुरंत अंधेरा हो गया। कुछ दिन और बीते और लगभग 7 महीने की गर्भवती एमिली पाकर कार्टर ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर में आ पहुंची। कार्लोस और रिसर्च डायरेक्टर के बीच हुई दुर्घटना के बाद से रिसर्च सेंटर लगभग ठप सा हो गया था। जैसे ही एमिली पाकर वहां पहुंची, अनुसंधान केंद्र के सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए। महाप्रबंधक पाकर, सबसे पहले किसी ने कहा। उसकी आवाज़ अनियंत्रित उत्साह से भरी हुई थी। उसे देवता ओवन कहना चाहिए। एक और आवाज़ सम्मान से भरी हुई सुनाई दी। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों ने एमिली पाकर की ओर देखा। उनकी आंखें पुनर्मिलन के उत्साह और वर्तमान स्थिति के लिए दुख से भरी थीं। वे जानते थे कि गर्भवती देवता ओवन इस समय वहां खड़ी होकर किस तरह का बोझ अपने कंधों पर उठा रही थी। मुझे पता है कि आजकल हर कोई ठीक महसूस नहीं कर रहा है। एमिली पाकर ने अपना हाथ उठाकर धीरे से अपने पेट को दबाया। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन शक्तिशाली थी। मैंने बाहर भी अफवाहें सुनी हैं, अन्य कार कंपनियों द्वारा दी जाने वाली शर्तें वास्तव में आकर्षक हैं। वह रुकी। उसकी नज़र वहां मौजूद हर जाने पहचाने चेहरे पर घूम रही थी। लेकिन कार्टर ऑटोमोटिव सिर्फ कार्लोस की नहीं है। इसे हम सब ने अनगिनत रातों की नींद हराम करके और सैकड़ों बार संशोधित डिज़ाइन बनाकर बनाया है। अब जब वह गिर गया है तो मैं तुम सबको भी बिखरने नहीं दे सकती। जो लोग रुकने के इच्छुक हैं, मैं एमिली पाकर उन्हें गारंटी देती हूँ कि कार्लोस भविष्य में आपको जो कुछ दे सकते हैं मैं उससे अधिक ही दूंगी, कम नहीं। उसने मेज पर रखे डिज़ाइन चित्रों को धीरे से सहलाया। उसकी उंगलियां उन परिचित पंक्तियों को रेखांकित कर रही थीं। जो लोग नहीं रुकना चाहते हैं, मैं उन्हें भी नहीं रोकूंगी। आपके वेतन और बोनस में एक भी पैसा कम नहीं किया जाएगा और मैं आपको सिफारिश पत्र लिखूंगी। भीड़ में से धीमी सी बड़बड़ाहट उठी। मुठ्ठियां भींच ली गईं और कुछ की आंखें चुपके से लाल हो गईं। लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहती थी। एमिली पाकर की आवाज़ अचानक तेज हो गई। हमारी अगली नई कार पहले ही डिज़ाइन और विकसित हो चुकी है। ये डिज़ाइन योजना है। ऐसा कहते हुए एमिली पाकर ने चित्रों के उन कुछ पृष्ठों को धीरे से मेज पर रख दिया। उनकी उंगलियां सबसे ऊपरी पृष्ठ के शीर्षक पर रुक गईं। कार्लोस को कुछ भी होने से पहले हमने जो अंतिम नए मॉडल की योजना बनाई थी वह यही है। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था, लेकिन वह जल्दी से संभल गई। उसने कहा था कि यह कार सभी मौजूदा मॉडल के रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो पहले कुछ इंजीनियर आगे आए उन्होंने उस पर केवल 2 बार नजर डाली। उनकी सांसें अचानक रुक गईं। चित्रों में संरचनात्मक डिजाइन में पिछली पीढ़ी की तुलना में काफी सुधार हुआ है, विशेष रूप से बैटरी सुरक्षा डिब्बे के लेआउट में, जिसमें कुछ बफर संरचना मार्कर शामिल है जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भीड़ तुरंत उस झील की तरह हो गई जिसमें पत्थर फेंका गया हो और वह पूरी तरह से उबलने लगी। यदि यह संरचना साकार हो सके तो सीमा कम से कम 30% तक बढ़ाई जा सकती है। और यह एंटी रोलओवर सिस्टम, ये हमारे पिछले परीक्षण संस्करण की तुलना में बहुत बेहतर अनुकूलित है। एमिली पाकर ने अपने सामने का दृश्य देखा। उसके मुंह के तनावपूर्ण कोनों ने अंततः एक हल्का सा मोड़ दिखाया। वह जानती थी कि ये चित्र न केवल कार्लोस और उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम थे, बल्कि ये सभी को फिर से एक साथ ला सकते थे। अध्याय 349, अध्याय 341, आत्मिक आत्माएं। सचिव के कार्यालय में फर्श से छत तक की खिड़की से सूर्य की रोशनी आती थी, जो सोफी पाकर के उत्कृष्ट मेकअप को रोशन कर रही थी। वह चार्ल्स स्मिथ को काम की प्रगति की रिपोर्ट आत्मसंतुष्ट भाव से दे रही थी। महासचिव, हमने कार्टर ऑटोमोटिव के कई मुख्य इंजीनियरों से संपर्क किया है और उन्हें 2 गुना वेतन देने की पेशकश की है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो वे अगले महीने इंपीरियल मोटर्स में काम शुरू कर देंगे। चार्ल्स डेस्क के पीछे बैठे थे। उनकी निगाहें सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से जांच की मुद्रा में थीं। देवता ओवन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। सोफी के लाल होंठ एक व्यंग्यात्मक चाप में मुड़ गए। उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है?
जब से कार्लोस गायब हुआ है वह काफी उदास है, हर समय क्लाउड लेक विला में ही छिपी रहती है। उसने हाथ में कलम लेकर तिरस्कारपूर्वक कहा, लगता है वह अब एकांतवास में रहने और पूरी तरह से मां बनने की योजना बना रही है। कार्लोस संभवतः अभी मरा नहीं है। जब ये खबर सामने आई तो सोफी सचमुच एक पल के लिए हैरान रह गई। लेकिन फिर उसने अपने सपनों में सोचा, परिवार से निकाले जाने के बाद कार्लोस बस विदेश चला गया था और मरा नहीं था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओल्ड मास्टर कार्टर और कार्लोस के बिना कार्टर परिवार बस बूढ़ी कमजोर औरतों और बच्चों का एक समूह था, कोई खतरा नहीं। एमिली के देवता ओवन होने की बात सोफी को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि यह कार्टर ऑटोमोटिव का एक दिखावा है कि असली देवता ओवन कोई और है। रिंगेलिंग, एक मधुर मोबाइल की घंटी ने उसके विचारों को भंग कर दिया। सोफी ने चार्ल्स की ओर मुस्कुराते हुए माफी मांगी, अपना फोन निकाला और तुरंत उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। भाई एडम, उसकी आवाज़ मीठी थी, आज रात 7 बजे मैंने पहले ही माँ और पिताजी को सूचित कर दिया है। आपको बस चाचा चाची और अमेलिया को लेने की ज़रूरत है। फ़ोन रखते ही सोफी अपनी खुशी रोक नहीं पाए। महासचिव, भाई एडम और मैंने अगले महीने की शुरुआत में सगाई करने का फैसला किया है। आपको तब तक आ जाना चाहिए। चार्ल्स हल्के से मुस्कुराए, बधाई हो। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक हिरासत में रहने के बाद एडम विलो को अंततः होश आ गया। धन और प्रतिष्ठा के सामने प्रेम की वे चंचल रोमांटिक धारणाएं पूरी तरह से महत्वहीन हैं। शाम को एम्पायर होटल में सोफी ने बहुत ही सलीके से कपड़े पहने थे, एक हाई एंड कल्चर ड्रेस पहनी हुई थी और ऊंची हील्स पहनकर निजी कमरे में बड़ी ही खूबसूरती से कदम रख रही थी। हालांकि जब उसने रेनी वाइट को इवान पामा के बगल में बैठे देखा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये औरत भी यहाँ क्यों थी? रेनी अपने अभी तक ध्यान देने योग्य बेबी बम्प के साथ वहाँ अहंकार से बैठी थी, वेटर द्वारा लाए गए व्यंजनों को चुन चुन कर खा रही थी। ये बहुत नमकीन है, वह बहुत तेल वाला है। सोफी ने अपना गुस्सा दबाया, खुद को बाथरूम में जाने का बहाना बनाया और जैसे ही वह गलियारे में पहुंची उसका फोन अचानक बज उठा। क्या? उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कार्टर ऑटोमोटिव के सभी इंजीनियरों ने अपना मन बदल लिया है। क्यों? दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति असमंजस में था, कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा था। सोफी इतनी गुस्से में थी कि गुस्से से उबल रही थी। उसने अपना फोन लगभग तोड़ ही दिया था, तभी अचानक टकराना। अचानक उसके डिजाइनर बैग पर रेड वाइन का एक गिलास फेंका गया। आह, मेरा बैग! सोफी चिल्लाई और अपने सामने खड़ी औरत को गुस्से से घूरने लगी। रेनी वाइट, क्षतिपूर्ति। दूसरी महिला ने अचानक सोफी के घुटने पर जोर से लात मारते हुए व्यंग्य किया। आह! सोफी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी ड्रेस शराब के दागों से भीगी हुई थी, उसके करीने से बनाए बाल बिखरे हुए थे और उसका मेकअप बिगड़ गया था। वह चीखती चिल्लाती निजी कमरे में वापस भागी, रेनी वाइट की ओर इशारा करते हुए, हमला करने के लिए तैयार, तू कुतिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सोफी! इवान पामा ने उसे सख्ती से रोका। रेनी पूरे समय यहीं बैठी रही और कभी नहीं गई। सोफी वहीं जम गई, मानो बिजली गिर गई हो। तो फिर वह रेनी वाइट कौन थी जिससे वह अभी बाथरूम में मिली थी? अध्याय 350, अध्याय 342, कार्लोस की वापसी। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए रेनी वाइट का चेहरा उदासी से भर गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसकी पलकें हल्की सी कांप उठीं। उसने नीचे देखा और अपने कटोरे में कॉर्डिसेप्स फूल वाले चिकन सूप को हिलाया। कुछ चटक लाल गोजी बेरी सुनहरी सतह पर तैर रही थीं, जो उसकी हरकतों के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। मेरा परिवार बहुत गरीब था और मेरे पिता एक बेटा चाहते थे, इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहन को उसके जन्म के तुरंत बाद बेच दिया गया। रेनी वाइट ने अपना सिर उठाया। रोशनी में उसकी आंखें पानी में भीगी हुई ऑब्सीडियन की तरह दिख रही थीं। इतने सालों से कोई खबर नहीं मिली। निजी कमरे में बातचीत अचानक बंद हो गई। सोफी पाकर ने अपना वाइन ग्लास होठों पर टिका दिया। ग्लास की क्रिस्टल सी साफ दीवार के पार उसने रेनी वाइट की झुकी हुई पलकों से चिपके हुए नन्हे नन्हे आंसू देखे। सोफी पाकर की उंगलियां अनजाने में वाइन ग्लास को रगड़ने लगी। ठंड की अनुभूति ने उसे थोड़ा होश में ला दिया। वह रेनी वाइट के दयनीय चेहरे को घूर रही थी, हल्के से कांपते हुए गुलाबी होंठ, हल्की लालिमा से भरी नाक, जिसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। सोफी पाकर ने मन ही मन उपहास किया, फिर भी उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। रैनी, अगर तुम्हारी बहन को पता होता कि तुम इतना अच्छा कर रही हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश होती। उसने रेनी वाइट का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इवान पामा ने पहले ही उसे एक गीला पोंछा थमा दिया होगा। रेनी वाइट का चेहरा कृतज्ञता से भरा था। सिस्टर सोफी पाकर ने अचानक ये क्यों पूछा? रेनी वाइट ने डरते हुए ऊपर देखा। उसकी नज़र एक मासूम बच्चे की तरह शुद्ध थी। सोफी पाकर के लाल होंठ एकदम चाप की तरह मुड़े हुए थे। मैं बस सोच रही थी, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदार मिल जाएं तो गर्भावस्था के दौरान तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई होगा। बोलते समय उसने रेनी वाइट के चेहरे पर हर क्षण बदलते भाव को ध्यान से देखा, फिर भी उसे झूठ का कोई निशान नहीं मिला। उसने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। वह रेनी वाइट, जिसने शौचालय में उसके घुटने पर लात मारी थी, जिसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं, वह उसके सामने वाले छोटे सफेद खरगोश से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। चलो, आज का दिन अच्छा है। इवान पामा अचानक उठ खड़ा हुआ और अपना गिलास उठाते हुए बोला, चलो सब मिलकर टोस्ट करें, अपने परिवार के बच्चों के मिलन का जश्न मनाएं। एडम विलो ने अपने गिलास में शराब एक ही घूंट में पी ली, फिर भी उसे वह बेस्वाद लगी। इससे पहले उसे अपने पिता के तरीकों से सबसे अधिक नफरत थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी अपने पिता जैसा हो जाएगा। भोज के अंत में गलियारे के कोने में फादर पाकर ने सोफी पाकर को खंभे के पास खींच लिया, जिससे अधिकांश शोर शराबा खंभे के कारण ही रुका रहा। छोटी सोफी, क्या तुम्हें यकीन है कि यह जानकारी विश्वसनीय है? उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी टाई ढीली कर रही थी। क्या कार्लोस सचमुच मरा नहीं है? क्या एडम विलो सचमुच निर्दोष साबित हो सकता है?
सोफी पाकर ने इवान पामा और एडम विलो की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर बातचीत कर रहे थे। पापा, चिंता मत करो। सोफी पाकर ने सिर हिलाया, बात करने वाला बूढ़ा है। वह जानता है कि मैं उसकी बेटी हूं और एडम उसका दामाद है। वह अपने दामाद को कुछ कैसे होने दे सकता है। सोफी पाकर ने अपने सपनों में आए दृश्य को ध्यानपूर्वक याद किया। उन्हें याद आया कि कुछ वर्षों में वक्ता का एकमात्र उत्तराधिकारी चार्ल्स स्मिथ होगा, लेकिन क्या होगा यदि उसका कोई दामाद हो। सबसे अमीर आदमी की पत्नी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, वह वक्ता की पत्नी जितनी प्रतिष्ठित नहीं होती। सोफी पाकर की महत्वाकांक्षा उस पर असीम रूप से बढ़ गई। देर रात चार्ल्स स्मिथ के अपार्टमेंट में फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनियां तारों के समंदर की तरह टिमटिमा रही थीं। चार्ल्स खिड़की के सामने खड़ा था, उसके फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके तराशे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। क्या आपको यकीन है कि हमारे लेन देन के रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक अविश्वसनीय ताकत थी। फोन के दूसरी ओर से एक हल्की हंसी आई, जिसमें खतरे का संकेत भी था। चिंता मत करो, हमारे हैकर्स बहुत कुशल हैं। चार्ल्स स्मिथ ने मुड़कर देखा, उसकी नज़र दीवार पर लगे शहर के नक्शे पर पड़ी। उसकी उंगली लाल पेन से घेरे हुए एक हिस्से पर घूम गई, काटा ऑटोमोटिव के नए जोन का सटीक स्थान। कार्लोस के बारे में। वह रुका, उसकी हड्डियां थोड़ी हिल रही थीं। हम उसे जीवित छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना होगा। बिल्कुल, महिला की आवाज़ में एक मोहक लहजा था। जब तक आप सहयोग करते हैं। अगले वक्ता की स्थिति। कॉल खत्म होते ही चार्ल्स स्मिथ ने अपना चश्मा उतारकर माथे को रगड़ा। डेस्क लैंप की हल्की गर्म पीली रोशनी उनकी आंखों की महत्वाकांक्षा को दर्शा रही थी। 3 दिन बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एमिली पाकर सफ़ेद हाईनेक सूट पहने मंच के बीचों बीच खड़ी थीं। हालांकि उनका प्रेगनेंसी पेट पहले से ही साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत से एक शांत उपस्थिति झलक रही थी। आप सभी मीडिया मित्रों, आने के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज़ ध्वनि प्रणाली के जरिए पूरे आयोजन स्थल में फैल गई। आज काटर ऑटोमोटिव सभी के सामने नई ऊर्जा वाहनों की फ्यूचर श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। मंच के नीचे वीआईपी सीटों पर फे मैनर घबराहट में अपने हाथों को रगड़ रहे थे तथा अपने नए सूट के कप्स पर सिलटे डाल रहे थे। श्रीमती काटर शान से बैठी थी, उनके मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। केवल उनकी हल्की सी कांपती पलकें ही उनके आंतरिक उत्साह को प्रकट कर रही थीं। कार्लोस की घटना के बाद लोगों के दिल दहल गए। एमिली पाकर का इस कार लॉन्च में आना मानो एड्रेनालाइन की जबरदस्त खुराक थी, जिसने अफरा तफरी के बीच सबको शांत कर दिया। स्पीकर के कार्यालय में अंकल मेसन एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे थे। उसके हाथ में यिक्सिंग चायदानी हवा में ही रुक गई, चाय से अभी भी हल्की भाप उठ रही थी। उस लड़की ने मुझे निराश नहीं किया। अंकल मेसन ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने एमिली पाकर का अपने प्रेमी को खोने के बाद टूटा हुआ दिल देखा था। आखिरकार वह वापस लौट आए और एक बार फिर खड़ी हो गई। इस दौरान वह उस छोटे से क्लिनिक में सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि उस दिन की घटना के बाद उन दोनों के लिए सामान्य मरीज डॉक्टर वाले रिश्ते में वापस लौटना मुश्किल होगा। फिर भी वह अवचेतन रूप से एमिली पाकर की हर हरकत पर नजर रखता था, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए चुपके से अपने अंगरक्षक भी भेजता था। अंकल मेसन को आज तक ये भी नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मीडिया के कैमरों के सामने एमिली पाकर को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो 20 साल पहले की किसी महिला को अपने सामने इतने जोश के साथ खड़ा देख रहे हों। अंकल मेसन कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। स्पष्टता सोफी उनकी बेटी थी, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा कि एमिली उनकी बेटी से अधिक। जैसे ही एमिली पाकर स्टार्ट बटन दबाने वाली थी, टकराना। आयोजन स्थल का मुख्य द्वार तेजी से खुला। एक लंबा व्यक्ति प्रकाश के सामने खड़ा था। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। कार्लोस। उन्होंने एक पूरी तरह से सिलवाया हुआ काला सूट पहना हुआ था। उनका चेहरा गायब होने से पहले की तुलना में बहुत पतला था तथा जबड़े की रेखा अधिक स्पष्ट थी। सूर्य की रोशनी उसके पीछे से आ रही थी और उसकी आकृति सुनहरी हो गई थी। एमिली पाकर के हाथ से रिमोट कंट्रोल धड़ाम से फिसल गया। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं और वह सहज ही एक कदम आगे बढ़ गई। तभी कार्लोस तेजी से मंच की ओर बढ़ा। कालीन पर उसके चमड़े के जूतों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने माइक्रोफोन लिया तो उसकी आस्तीन पर लगे प्लेटिनम कफलिंग ठंडी चमक से चमक उठे। लो, मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करता हूं। उसकी नज़र कमरे में घूमती हुई अंततः एमिली पाकर के हैरान चेहरे पर पड़ी। काटर ऑटोमोटिव का इंपीरियल मोटर्स के साथ विलय होगा। हंगामा। पत्रकार बेतहाशा अपने शटर क्लिक कर रहे थे और फ्लैश की रोशनी से एक अंधा कर देने वाला सफ़ेद समुद्र बन रहा था। एमिली पाकर जमी हुई खड़ी रही, उसे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। इस फैसले के बारे में कार्लोस ने उससे कभी बात नहीं की थी। और लाइव प्रसारण के सामने चार्ल्स स्मिथ के होठों के कोने एक अर्थपूर्ण मुस्कान में बदल गए। उनके लेंस एक ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी.एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। एपिसोड 341 टू 350। अध्याय 341। अध्याय 333। धोखेबाज। अंकल मेसन ने डिप्टी डायरेक्टर सॉन से बात खत्म की और शाम हो चुकी थी। रोशनी दिखाई देने लगी थी। वे स्थिर कदमों से पुलिस स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे चार्ल्स स्मिथ भी थे, जिनके चेहरे पर उलझन थी। चाचा, चार्ल्स ने जानबूझकर चिंता व्यक्त करते हुए सहजता से पूछा, आप डॉक्टर पाकर को कैसे जानते हैं? अंकल मेसन चलते रहे। उनकी नज़र दूर रात के आसमान पर टिकी रही। ये तो बस संयोग है। वह एक दुर्लभ अच्छी डॉक्टर हैं। इस संक्षिप्त उत्तर में एमिली पाकर की पुष्टि थी। इस समय सोफी पाकर जल्दी से वहां पहुंची। उसके सावधानी से स्टाइल किए हुए बाल रात की हवा में थोड़े बिखरे हुए थे। वह जानबूझकर अंकल मेसन के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ मीठी थी। मुख्य अधिकारी, मेरी बहन का छोटा सा क्लिनिक कुछ समय पहले योग्यता संबंधी मुद्दों के कारण बंद हो गया था। उन्होंने संकेत देते हुए कहा, आपके प्रतिष्ठित पद को देखते हुए ऐसी जगहों पर जाने का जोखिम न उठाना ही बेहतर है। अंकल मेसन अचानक रुक गए। उनकी तीखी निगाहों के कारण सोफी पाकर अनायास ही आधा कदम पीछे हट गई।
मैं एक्यूपंक्चर के लिए उसके घर कई बार गया हूँ और प्रभाव बहुत अच्छे थे। उसका स्वर ठंडा हो गया। लेकिन आप उसकी छोटी बहन होने के नाते अपनी ही बहन को इस तरह से क्यों नीचा दिखा रही हैं? सोफी पाकर की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, फिर उसने कुछ आंसू बहाए। शायद आपको पता नहीं होगा चीफ ऑफिसर, हालांकि हम बहनें हैं, पर हम सौतेली बहनें हैं। उसने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए एमिली पाकर के खिलाफ अतीत में की गई बदमाशी का उल्टे सीधे जिक्र करते हुए दावा किया। उसने बचपन से ही मुझे तंग किया है और यहाँ तक कि मेरे मंगेतर को भी चुरा लिया है। उसकी कहानी आरोपों से भरी थी, जिससे सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो गया। अंकल मेसन ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और चुपचाप इस अलंकृत निंदा को सुनते रहे। कार में बैठने के बाद सोफी पाकर ने कुछ बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंकल मेसन के उदासीन व्यवहार का सामना करना पड़ा। गाड़ी के अंदर का माहौल दमघोंटू था, जिससे चार्ल्स स्मिथ को बोलने में दिक्कत हो रही थी। अंकल, आज रात की मीटिंग के बारे में, कार्टर ऑटोमोटिव ग्रुप के मामलों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अंकल मेसन की नज़र चाकू की तरह तेज थी। चार्ल्स स्मिथ के माथे पर पसीना आ गया। कार्लोस अब हमारे बीच नहीं रहे। कार्टर ऑटोमोटिव को विदेशी हाथों में जाने से बचाने के लिए क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए? हास्यास्पद, अंकल मेसन ने तेजी से बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आवाज़ कार के अंदर गूंज रही थी। कार्टर ऑटोमोटिव राष्ट्रीय उद्यम में एक मील का पत्थर है और इसे उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। चार्ल्स स्मिथ को डांटा गया, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अंकल मेसन ने ठंडी आवाज में कहा, कार्लोस को तो अभी दफनाया ही नहीं गया और तुम सब उसकी संपत्ति बांटने को आतुर हो। उन शोधकर्ताओं का क्या, सैकड़ों परिवारों का क्या? लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। अंकल मेसन ने जोर देकर कहा, इस समय हमें कठिनाइयों के दौरान कंपनी का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने चार्ल्स स्मिथ को गहरी नज़र से देखा। याद रखें, देश को काम करने वालों की जरूरत है, अवसरवादियों की नहीं। कार की खिड़की के बाहर नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं और अंकल मेसन की निगाहें अनजाने में उस परिचित आकृति को खोज रही थीं। यद्यपि एमिली पाकर पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उनका मानना था कि अपनी क्षमताओं के बल पर वह निश्चित रूप से इस तूफान का सामना कर लेगी। अचानक अंकल मेसन सोफी पाकर की ओर मुड़े। तुम्हारी माँ एक डॉक्टर हैं, तुमने चिकित्सा की पढ़ाई क्यों नहीं की? सोफी पाकर का चेहरा एकदम बदल गया। हकलाते हुए बोली, पिताजी को उम्मीद थी कि मेरे पास अधिक स्थिर काम होगा। अंकल मेसन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और आगे कुछ नहीं पूछा। सोफी पाकर कार से बाहर निकलने के बाद लगभग घर में घुस गई। पिताजी, उसने फादर पाकर की बांह पकड़ ली। मैं चीफ ऑफिसर से मिली। लिविंग रूम में फादर पाकर आराम से चाय का आनंद ले रहे थे। उसकी खुशबू गर्म पीली रोशनी में घुल रही थी। वे चमड़े के सोफे पर पीठ टिकाए संतुष्ट दिख रहे थे। पिताजी, सोफी पाकर अपने चेहरे पर अविचल उत्साह के साथ दौड़ी। मैंने अभी अभी चीफ ऑफिसर को देखा। क्लैटर, फादर पाकर के हाथ में रखा नीला चीनी मिट्टी का चाय का कप जमीन पर गिर गया, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्गजिंग चाय हर जगह फैल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ कांप रहे थे। उसे पता नहीं चला है ना? फादर पाकर की आवाज में स्पष्ट रूप से घबराहट थी। फादर पाकर अभी भी सहमे हुए उठ खड़े हुए और लिविंग रूम में इधर उधर टहलने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि यह मामला पेचीदा है। अगर चीफ ऑफिसर को सच्चाई पता चल गई तो पता चलेगा कि हमने इतने सालों में एमिली पाकर के साथ कैसा व्यवहार किया है। वह अचानक कांप उठा। हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने इस व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में सुना था। पापा, सोफी पाकर ने अधीरता से बीच में ही टोकते हुए खुद को सोफे पर फेंक दिया और अपना ब्रांडेड बैग कॉफी टेबल पर पटक दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अब आप मुझे दोष दे रहे हैं? मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम्हें अब डर का एहसास हो रहा है। यह आप ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रतिरूपण करने की अनुमति दी थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, यदि मैंने तुम्हें ये रहस्य न बताया होता तो क्या तुम इस पद तक पहुंच पाते? आपको ये पता ही नहीं होगा कि एमिली पाकर आपकी जैविक बेटी नहीं है। फादर पाकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। उन्हें वह दिन सचमुच याद था जब सोफी पाकर रहस्यमय तरीके से घर लौटी थी और उसने बताया था कि उसे एक सपने में एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला था। एमिली पाकर के जैविक पिता वास्तव में मुख्य अधिकारी थे। एमिली पाकर की मां सचमुच घृणित थी। उसने उसे कई वर्षों तक धोखा दिया था। शराब पीने के बाद उसने गलती से सोचा कि उनकी एक बेटी है। दूसरे पक्ष ने डीएनए परीक्षण भी प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने एमिली पाकर को गोद ले लिया। अप्रत्याशित रूप से ये सब एक घोटाला था। यदि ऐसा है तो उसे हृदयहीन होने का दोष मत दीजिए। जब उसकी बेटी ने यह चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर दिया तो उस व्यक्ति ने एक फर्जी डीएनए परीक्षण का उपयोग करके एक धोखा दिया, जिससे महासचिव सटन को विश्वास हो गया कि सोफी पाकर मुख्य अधिकारी की नाजायज बेटी है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह इसी का परिणाम है। हालांकि मुख्य अधिकारी की कुछ आपत्तियों के कारण सोफी पाकर की मुख्य अधिकारी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मुख्य अधिकारी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? फादर पाकर ने संकोच से पूछा। सोफी पाकर की आंखें एक रोगात्मक चमक से चमक उठीं। वह मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। अब चीफ ऑफिसर की नज़र में मैं उनकी जैविक बेटी हूँ। आवाज धीमी हो गई, जिसमें संतुष्टि का भाव था। वह हमेशा उस क्षण को याद रखेगी जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उसने सपने में एमिली पाकर को मुख्य अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। वह आसानी से उड़ान भर रही थी। उसके दिमाग में एक पागल विचार ने जड़ जमा ली। पिताजी, जरा सोचिए। सोफी पाकर ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी, जैसे किसी अवज्ञाकारी बच्चे को मना रही हो। अगर मैं न होती तो आप अभी भी हाशिए पर होते। उसके लाल होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अब तो बहुत अच्छा है, तुम्हें पदोन्नति मिल गई है और हमारे पाकर परिवार ने आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर लिया है। फादर पाकर को निश्चित रूप से अपने करियर के वे सबसे अंधकार में दिन याद थे। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, पदोन्नति की संभावनाएं धूमिल हो गईं और सोफी पाकर द्वारा लाया गया रहस्य उसे लोगों की चापलूसी का पात्र बना दिया। लेकिन फादर पाकर कुछ कहना चाहते थे।
कोई किंतु नहीं। सोफी पाकर अचानक खड़ी हो गई, उसकी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर तेजी से टकरा रहे थे। अब मुख्य अधिकारी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब तक हम सावधान और सतर्क रहेंगे ये रहस्य कभी नहीं पता चलेगा। वह अपने पिता के करीब झुकी और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोली, जब तक आप उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहते जब आप पर पैर रखा जाता था। फादर पाकर भयभीत हो गए और आगे कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। खैर, आखिरकार मुख्य अधिकारी को ये रहस्य कभी पता नहीं चलेगा। जहां तक एमिली पाकर का सवाल है, वह कभी नहीं जान पाएगी कि उसका जैविक पिता कोई और था। अध्याय 342, अध्याय 334, कार्लोस अभी भी जीवित है। अगले दिन एमिली ने क्लिनिक के कांच के दरवाजे को धीरे से खोला। उसकी उंगलियां हैंडल पर थोड़ी रुक गईं। अंकल मेसन को इस समय बाहर इंतजार करना चाहिए था। एमिली के दिल में एक अस्पष्ट सी क्षति की भावना उमड़ पड़ी जब उसने खाली दरवाजे को देखा। उसने दोबारा इस्तेमाल होने वाला बैग परामर्श डेस्क पर रख दिया। उसकी उंगलियां अनजाने में ही वहां रखे मेडिकल रिकॉर्ड को रगड़ रही थीं। अंकल मेसन का पिछली बार का पर्चा अभी भी वहीं रखा हुआ था। शायद ये सबसे अच्छा है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों के नीचे छाया डाल रही थीं। आखिरकार किसी को भी यह समझने में वक्त लगेगा कि जिस बुजुर्ग के साथ वे रोज चाय पीते और बातें करते थे, वह एक ताकतवर चीफ ऑफिसर निकला। जैसे ही वह अपना सफेद कोट पहनने वाली थी, क्लिनिक का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। श्रीमान और श्रीमती पॉन्ड अंदर आए। वे झुके हुए थे और कल के घमंडी जोड़े से पहचाने नहीं जा सकते थे। श्रीमती पॉन्ड के कपड़े झुर्रीदार थे, उनके सावधानी से स्टाइल किए गए कल अस्त व्यस्त ढंग से लटके हुए थे। श्रीमान पॉन्ड की टाई उनकी गर्दन के चारों ओर टेढ़ी लटकी हुई थी। डॉक्टर पाकर, श्रीमती पॉन्ड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हम गलत थे, कृपया दया करें, हमारे बेटे को माफ कर दें। उसकी आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी, उसका मेकअप आंसुओं से सना हुआ था। मिस्टर पॉन्ड भी घुटनों के बल बैठ गए। उनका माथा संगमरमर के फर्श पर एक हल्की सी आवाज़ के साथ टकराया, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दें, हम मुआवजा देने को तैयार हैं, कोई भी रकम। एमिली ने भौहें चढ़ाईं जब क्लिनिक का दरवाज़ा फिर से खोला गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मारिया कार्टर गुस्से में अंदर आए। उसने अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट पहनी हुई थी और स्पष्ट था कि वह सीधे स्कूल से आई थी। उसने खुद को एमिली और उनके बीच फेंक दिया। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। अपने बेटे को पढ़ाने में नाकाम रहने के बाद तुम मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत कैसे करोगे? चार्ल्स को जेल जाना होगा। तुम्हारा पॉन्ड परिवार दिवालिया होने का इंतजार कर सकता है। मिसेस पॉन्ड जमीन पर गिरकर रोने लगी। उनके सलीके से सजे बाल उनके आंसुओं से सने चेहरे से चिपके हुए थे और मिस्टर पॉन्ड अपना सिर झुकाए बैठे रहे। उनका सिर्फ एक बेटा था। अंततः मारिया की क्रोधित निगाहों के सामने दंपति जल्दी से वहां से चले गए। एमिली ने राहत की लंबी सांस ली। भाभी, आपको घर पर आराम करना चाहिए। मारिया ने एमिली के सूजे हुए पेट को चिंतित होकर देखा, जो उसके भाई के अंतिम वंश को पोषित कर रहा था। वह एमिली के खुले बाल ठीक करने में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ, एमिली ने मुस्कुराते हुए मारिया को धीरे से दरवाजे की ओर धकेला। तुम जल्दी से क्लास में जाओ, अपनी पढ़ाई में कोई बाधा मत आने देना। मारिया को विदा करने के बाद एमिली ने पूरी सुबह खुद को मरीजों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया। शाम तक सूर्यास्त की चमक ने क्लिनिक को नारंगी लाल रंग में रंग दिया। वह थकी हुई सी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। तभी अचानक कंप्यूटर पर घंटी बजी, जो एक नए ईमेल के आने का संकेत था। ईमेल की विषय वस्तु देखकर एमिली दंग रह गई। वह अचानक सीधी बैठ गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि उसने ईमेल को 3 बार पढ़ा, ये पुष्टि करते हुए कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा था। ये नामुमकिन है, वह बुदबुदाई। उसकी छाती धड़क रही थी। उसी समय अचानक उसका फोन बज उठा। एमिली, दूसरी तरफ से सेड्रिक शॉ की आवाज़ असामान्य रूप से कांप रही थी। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कार्लोस का शव हेलीकॉप्टर में नहीं मिला था। एमिली ने अपनी सांस रोक ली। ईमेल स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की डीएनए रिपोर्ट थी, जो पुष्टि करती थी कि जला हुआ शव कार्लोस का नहीं था। उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जीवित रहना। उसकी आवाज़ पंख के समान हल्की थी। उसका दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से उसके सूजे हुए पेट पर आ टिका। मैं उस दिन कार्लोस के बोर्डिंग रिकॉर्ड देख रहा हूँ। सेड्रिक रुका। जहाँ तक बुरी खबर की बात है, एडम विलो के वकील ने पहले ही हत्या के प्रयास का आरोप बदलने के लिए आवेदन कर दिया है। एमिली खिड़की के पास खड़ी थी। सूर्यास्त की आभा उसके चेहरे पर सुनहरे प्रभामंडल की तरह चमक रही थी। उसकी पतली उंगलियों ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। कार्लोस की खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन अडिग रूप से दृढ़ थी। लेकिन चाहे वह जीवित हो या मृत, ये तथ्य नहीं बदलेगा कि एडम विलो ने पूर्व नियोजित हत्या की थी। खिड़की के बाहर एक मुरझाया हुआ पत्ता जमीन पर गिरा हुआ था। एमिली उसे तब तक देखती रही जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वह मुड़ी और अपनी मेज की ओर चली गई। उसकी चाल के साथ उसके सफ़ेद कोट का किनारा धीरे धीरे हिल रहा था। प्रेसनेट का मामला, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। उसकी उंगलियों ने मेज पर हल्के से थपथपाया, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हुई। एडम विलो के पीछे जो लोग हैं, उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। दूसरी तरफ सेड्रिक शॉ एक पल के लिए चुप हो गए। मैं उनकी सज़ा के पक्ष में दलील देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उन्होंने रुककर कहा, कोई उन्हें बचाना चाहता है। ये वही महासचिव सटन है जिनसे आप मिले थे। एमिली की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे चार्ल्स स्मिथ की सुनहरे चश्मे के पीछे छिपी गणनाशील आंखें याद आईं। इसके अलावा सेड्रिक शॉ की आवाज़ में जांच का भाव था। चीफ ऑफिसर के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? सबने देखा कि कल उन्होंने आपका बचाव कैसे किया। एमिली की उंगलियां अनजाने में उसके पेट को सहला रही थीं, जहां एक नन्हा बच्चा पल रहा था। वह एक पल के लिए झिझकी। वह तो बस मेरा मरीज है। बाहर का आकाश धीरे धीरे काला होता गया और क्लिनिक में परछाइयां गहरी होती गईं। एमिली ने लाइटें नहीं जलाईं, जिससे वह अंधेरे में डूब गई।
तो फिर आपको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। सेड्रिक शॉ की आवाज़ गंभीर हो गई। आपको पता होना चाहिए, मुख्य अधिकारी के पास क्षमादान का अधिकार है। अगर महासचिव सटन उन्हें मना ले तो। एमिली अचानक उठ खड़ी हुई, कुर्सी जमीन पर रगड़ती हुई एक कर्कश आवाज़ के साथ गिरी। मंद रोशनी में उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। अंकल मेसन ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे खुद यकीन नहीं हुआ। आखिरकार अब मौजूदा अंकल मेसन वो बुरा आदमी नहीं था जो छोटे से क्लिनिक में उसके साथ चाय पीता और बातें करता था, बल्कि वो चीफ ऑफिसर था जिसके पास अपार शक्ति थी। दूसरी तरफ से एक आह निकली, एमिली, राजनीति कभी सिर्फ काले और सफ़ेद रंग की नहीं होती। कभी कभी। मैं समझ गई, एमिली ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में संयम आ गया, लेकिन इस मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगी। ज़रूरत पड़ी तो। उसकी नज़र मेज़ पर रखी अपनी और कार्लोस की तस्वीर पर पड़ी। मैं खुद अंकल मेसन के पास जाऊंगी। फ़ोन रखकर एमिली अंधेरे में चुपचाप खड़ी हो गई। बाहर की स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठीं, जिससे उसकी परछाई लंबी हो गई। सेड्रिक शॉ से बात खत्म करने के बाद एमिली ने एक बेज रंग का ट्रेंच कोट पहना और हेलीकॉप्टर कंपनी की ओर तेजी से चल पड़ी। रात की हवा उसके बालों को बिखेर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स उसकी परछाई को लंबा कर रही थीं। उसकी पतली उंगलियों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था और दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। हेलीकॉप्टर कंपनी का शीशे का दरवाज़ा बहुत देर से बंद था, लेकिन एमिली ने अपने पहचान पत्र दिखाए तो ड्यूटी मैनेजर ने उसे अंदर आने का स्वागत किया। वह खाली टारमैक पर खड़ी थी। रात की हवा उसके कपड़ों के किनारों को ऊपर उठा रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने रात के घने अंधेरे आसमान की ओर देखा, मानो उसे अभी भी उस हेलीकॉप्टर के गिरने का रास्ता दिखाई दे रहा हो। श्रीकाटो उस दिन विमान में सवार हुए थे। मैनेजर ने सावधानी से एक दस्तावेज सौंपा। एमिली ने दस्तावेज उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने ध्यान से हर पन्ने को पलटा, एक भी विवरण छूटने न दिया। जब उसने एक खास हस्ताक्षर देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह उस लिखावट से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब वह क्लाउड लेक विला लौटी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। विला की रोशनी फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे रात में थोड़ी गर्माहट आ रही थी। एमिली ने दरवाज़ा खोला, थकी हुई अपनी कनपटियां रगड़ रही थी। एमिली, अचानक एक कोमल आवाज़ सुनाई दी। एमिली ने ऊपर देखा तो श्रीमती कार्टर लिविंग रूम में सोफे से उठ खड़ी हुई थीं। खिड़की से चांदनी की किरणें उन पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थीं। उन्होंने एक खूबसूरत चिपाव पहना हुआ था। उनके बाल बेदाग ढंग से सजे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों के कोनों की लालिमा उनके हाल ही में बहाए गए आंसुओं का भेद खोल रही थी। माँ, एमिली की आवाज़ भर्रा गई, क्या आपको खबर मिल चुकी है? वह तेजी से आगे बढ़ी। उसके ट्रेंच कोट का किनारा उसकी हरकतों के साथ हल्के से हिल रहा था। मिसेस कार्टर ने उसकी कलाई थामने के लिए हाथ बढ़ाया। स्पर्श ठंडा सा था। मुझे सब कुछ पता है। श्रीमती कार्टर की आवाज़ नर्म लेकिन अडिग रूप से दृढ़ थी। शव परीक्षण रिपोर्ट के बारे में। एमिली की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने मुंह खोला पर आवाज़ नहीं निकाल पाए। मिसेस कार्टर ने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया और उनके परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू ने आखिरकार एमिली को बेकाबू कर दिया। उसके आंसू मिसेस कार्टर के कंधे को भिगो रहे थे। मत रो, बच्ची। मिसेस कार्टर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आवाज़ कोमल मगर दृढ़ थी। हमें मजबूत रहना होगा, कार्लोस के लिए और उस बच्चे के लिए जिसे तुम गर्भ में ले रही हो। एमिली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। माँ, मुझे कुछ मिला है। श्रीमती कार्टर उसे सोफे पर बिठा गईं। मेज़ पर रखी चाय से अभी भी भाप निकल रही थी। उन्होंने एमिली के लिए एक कप चाय डाली और उठती भाप के बीच एमिली ने पहले की अपनी खोजों के बारे में बताया। वह हस्ताक्षर। श्रीमती कार्टर की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कार्लोस का है? एमिली ने जोर से सिर हिलाया और अपने बैग से दस्तावेज निकाला। मिसेस कार्टर ने अपना पढ़ने का चश्मा लगाया और हस्ताक्षर को ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक एक आंसू कागज पर गिर पड़ा। वह अभी भी जीवित है। श्रीमती कार्टर का गला रुंध गया। मेरा बेटा अभी भी जीवित है। बाहर आसमान में चमकता चांद लटक रहा था। माँ और बहू गले लगकर रो रही थीं, लेकिन अपने आंसुओं के बीच उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अध्याय 343, अध्याय 335। ये समाचार सुनकर कि कार्लोस अभी भी जीवित है, श्रीमती कार्टर इतनी उत्साहित हो गईं कि उनके हाथ कांपने लगे और उनके थके हुए चेहरे पर लालिमा छा गई। मुझे मारिया को ये बड़ी खुशखबरी तुरंत बतानी चाहिए। वह अपनी बेटी को बताने के लिए मुड़ी। एमिली पाकर ने अपनी सास की कलाई धीरे से थामी। उसकी लंबी पलकें उसके चेहरे पर छाया डाल रही थीं। माँ, मारिया हाई स्कूल में सीनियर है। कार्लोस के बारे में पक्की खबर मिलने तक इंतजार करते हैं, फिर उसे बताते हैं। तभी श्रीमती कार्टर ने अपनी बहू की आंखों में थकान देखी और उन्होंने कुछ दुख के साथ सिर हिलाया। बेडरूम में वापस आकर एमिली पाकर ने अपना कोट उतारकर कोट रैक पर टांग दिया। उसने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। खिड़की के बाहर रात की हवा पर्दे को हिला रही थी, जिससे आंगन से गार्डेनिया के फूलों की खुशबू आ रही थी। खोज सुबह 3 बजे तक जारी रही। एमिली पाकर ने अपनी दुखती आंखों को रगड़ा, क्योंकि डेटा से पता चला कि जिस दिन कार्लोस लापता हुआ उस दिन 2 चालक दल के सदस्य और अनुसंधान केंद्र के निदेशक उसके साथ थे, लेकिन 5वें व्यक्ति के बारे में जानकारी जानबूझकर मिटा दी गई थी। केवल एक खराब हस्ताक्षर छोड़ दिया गया था। जियाओ। हस्ताक्षर ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसके अंत की धार और वक्रता उसे अजीब तरह से परिचित लग रही थी। अगले दिन दोपहर तक कार्यालय की फर्श से छत तक की खिड़कियों से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी। हल्के भूरे रंग का बिजनेस सूट पहने एमिली पाकर दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी। तभी सेड्रिक शॉ का फोन आया। एडम विलो को जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ से आवाज़ दबे हुए गुस्से से भरी थी। इवान पामर ने बहुत ज्यादा जमानत दी है। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एडम विलो भारी कदमों से बाहर निकला। उसका सूट मुड़ा हुआ था और उसकी ठोड़ी पर उगी हुई दाढ़ी उसे कई साल बूढ़ा दिखा रही थी।
इवान पामा और ग्रेस विलो तुरंत उसके पास गए। ग्रेस विलो ने अपने बेटे के दुबले गालों को प्यार से सहलाया। तभी एडम विलो का फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से भारी थी। पार्किंग में एक काली बेंटले चुपचाप खड़ी थी। एमिली पार्कर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसने काले रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था जिससे उसका रंग आज और भी अधिक पीला दिखाई दे रहा था। एडम विलो की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से उसके पास पहुंचा। एमिली, गलत मत समझो। एमिली पार्कर ने ठंडे स्वर में उसे बीच में ही टोका। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। मेरा तुमसे बस एक सवाल है, वह हत्यारा कौन है जिसे तुमने प्रिसनेट से किराए पर लिया था? एडम विलो के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह हत्यारे का मुद्दा उठाना नहीं चाहता था। वह सहज ही आधा कदम पीछे हट गया। उसके जूतों की कंक्रीट पर रगड़ने की आवाज़ सुनसान पार्किंग में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुम अभी भी प्रिसनेट की जांच कर रहे हो? उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। यह एक ऐसी ताकत है जिसे तुम उकसा नहीं सकते। सूरज की रोशनी ने उसके माथे की नसों को उभार दिया और पसीना चमक उठा। एमिली पार्कर अविचलित रही, केवल अपनी स्पष्ट ठंडी आंखों से उसे देखती रही। ऐसी निगाहों के सामने एडम विलो ने मायूस होकर कहा, उसे डॉन कहा जाता है, अंग्रेजी नाम डॉन। प्रिसनेट का महारथी हत्यारा डॉन। एमिली पार्कर ने धीरे से दोहराया। ये शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ गया। 15 साल पहले अपनी मां की हत्या के स्थान पर खून से लिखा डी अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह मुड़ी और कार में वापस बैठ गई। काली बेंटले चुपचाप चली जा रही थी। पीछे के शीशे में उसने इवान पामा को गुस्से में पैर पटकते हुए देखा। तुम सचमुच उससे मिले थे? इवान पामा की धीमी सी दहाड़ सुनाई दी। अगर वह न होती तो कार्टर परिवार बहुत पहले ही हमारा हो गया होता। तुम्हें उसे फिर कभी नहीं देखना चाहिए। इवान पामा ने चेतावनी दी। पिताजी, मैं पहले से ही वयस्क हूँ। एडम विलो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अपने माता पिता के दबाव की वजह से ही उसने एमिली पार्कर को खोया था। अभी भी तुम पर केस चल रहा है। अगर तुम अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती तो सोफी पार्कर से तुरंत सुलह कर लो। इवान पामा ने अपने सामने खड़े अपने बेटे की ओर देखा। वह कितना आज्ञाकारी हुआ करता था। ये सब एमिली पार्कर की वजह से है। इवान पामा ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। डॉक्टर रीड के अस्पताल को एक जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट मिली है। सोफी पार्कर चीफ ऑफिसर की नाजायज़ बेटी है। एडम विलो ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसकी आंखें सूरज की ओर देख रही थीं। अचानक आई ये खबर उसके दिमाग में बम की तरह फट गई। अध्याय 344, अध्याय 336। ईस्टर्न हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर एमिली अभी कार से बाहर निकली ही थी कि उसने अस्पताल के दरवाजे से एवलिन हैंसन की अतिशयोक्तिपूर्ण चीख सुनी। एमिली। एवलिन कुछ कदम दौड़कर आए। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। सिर्फ आधे महीने में तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो गुब्बारे जैसा है। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह जो चाहता तो था पर छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एमिली ने अपने गोल पेट की ओर देखा। बेज रंग की मैटरनिटी ड्रेस के नीचे उसका उभार पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा उभरकर दिख रहा था। उसने धीरे से अपने पेट को सहलाया। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। क्या डॉक्टर ने पिछली बार संकेत नहीं दिया था कि यह जुड़वां बच्चे हो सकते हैं? हे भगवान, क्या ये वाकई जुड़वां बच्चे हैं? एवलिन इतनी उत्साहित थी कि उछलने ही वाली थी। फिर उसने जल्दी से एमिली का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बच्चे मुझे अपनी गॉडमदर के रूप में पहचानेंगे। मैं सबसे प्यारी गॉडमदर बनना चाहती हूँ। अस्पताल के अंदर चलते हुए दोनों बातें करते और हंसते रहे। एमिली की चाल थोड़ी धीमी थी। 6 महीने की गर्भवती होने के कारण उसके टखने थोड़े सूजे हुए थे जिससे उसे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तभी पार्किंग की तरफ से तेज हंसी की आवाज़ आई। रेनी वाइट को 2 लड़कियां सहारा देकर आराम से चल रही थीं, मानो वह किसी परेड में शामिल महारानी हो। उसने ब्रांडेड मैटरनिटी कपड़े पहने थे जो जानबूझकर उसके अभी भी छोटे पेट को उभार रहे थे और चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसके पीछे कई लड़कियां एक के बाद एक मजाक कर रही थीं। रेनी, इन सब में तुम सबसे प्रभावशाली हो। स्नातक होने के तुरंत बाद एक अमीर परिवार में शादी कर लेना। मैंने हमेशा कहा है, रेनी का दिखना धन के लिए नियत है। एवलिन अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी और एमिली से बात करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मैंने पहले भी बेशर्म लोग देखे हैं पर इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक एक बूढ़े आदमी की रखैल बनने के लिए दौड़ी। रेनी वाइट ने भी अब तक एमिली को देख लिया था और जब उसकी नज़र एमिली के बड़े हुए पेट पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। एमिली की चोटी वाली एक परिचित ने उसे तुरंत पहचान लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, क्या ये वही महिला नहीं है जो पतियों के लिए दुर्भाग्य लाती है, जो अकेले प्रसव पूर्व जांच के लिए आ रही है? तुमने क्या कहा? एवलिन ने तुरंत कहा, जैसे एमिली को बचाने वाली एक सुरक्षात्मक मुर्गी, अपना मुंह संभालो। चोटी वाली लड़की अडिग रही। क्या मैंने गलत कहा? क्या ये बात पता नहीं है कि उसका पति पहले से ही? बस, एमिली ने बीच में कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी उसमें निर्विवाद अधिकार था। उसने शांति से रेनी वाइट को देखा। उसकी नज़र एक पल के लिए रेनी के पेट पर टिकी रही। एमिली ने धीरे से एवलिन की आस्तीन खींची। चलो, चेकअप में देर मत करो। जैसे ही वह मुड़ी, उसने अपने पीछे रेनी वाइट की चिड़ी हुई आवाज़ सुनी, तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? तुम कार्टर परिवार के लिए बच्चा पैदा करने का एक जरिया हो। तुम मुझसे ज्यादा नेक नहीं हो। एवलिन गुस्से से लाल हो गई, पलटकर बहस करना चाहती थी लेकिन एमिली ने उसे रोक लिया। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, एवलिन अभी भी नाराज थी। एमिली, क्या तुम उन्हें यूं ही छोड़ दोगी? वो रेनी वाइट साफ तौर पर, जरूरत नहीं। एमिली ने सिर हिलाया। अब वह जितनी खुश है। एमिली की आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसमें एक शांत अंतर्दृष्टि थी। जब बच्चा पैदा होगा, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन एवलिन उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। ये बात कि कार्लोस अभी भी जिंदा है अंततः सबके सामने आ ही जाती।
तब तक रेनी वाइट के बच्चे का असली माता पिता भी सामने आ जाता। वह कार्लोस का बच्चा नहीं बल्कि इवान पामा का बच्चा था। ये सोचकर एवलिन को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। वह ग्रेस विलो की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकती थी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला शायद गुस्से में रेनी वाइट को फाड़ डालेगी। एवलिन अपनी आवाज़ धीमी करने से खुद को नहीं रोक सकी और पूछा, कार्लोस कब लौट रहा होगा? एमिली की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। धूप की धुंधली परछाइयां उसकी पलकों पर पड़ रही थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके पेट को रगड़ रही थीं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे भी नहीं पता। उसी समय जांच कक्ष का दरवाजा खुला और एक नर्स ने अपना सिर बाहर निकाला। श्रीमती पाकर, आप अब अपनी जांच के लिए अंदर आ सकती हैं। एमिली खड़ी हुई और लिफ्ट की ओर एक आखिरी नज़र डाली। रेनी वाइट का सिलहूट पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन तीखी हंसी अभी भी दालान में गूंज रही थी। एमिली ने हल्की सी आह भरी और परीक्षा कक्ष की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद एमिली अपने कपड़े ठीक करके जांच कक्ष से बाहर जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक उसकी पतली उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर टिक गईं। वह सोच में पड़कर मुड़ी और जांच रिपोर्ट लगा रहे डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ली, उसकी आवाज़ में कोमलता थी लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या बाहर मिस वाइट भी आपकी वीआईपी जांच देखभाल में है? डॉक्टर ली ने ऊपर देखा। हाँ डॉक्टर पाकर, क्या कोई समस्या है? एमिली ने धीरे से कुछ शब्द कहे। डॉक्टर ली ने समझ में सिर हिलाया। एमिली के बाहर जाते ही एवलिन तुरंत उसके पास आए। इतनी देर क्यों हुई? क्या बच्चे को कुछ हुआ है? चिंता के कारण उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। एमिली ने अपना सिर हिलाया और अपने बालों की एक लट कान के पीछे कर ली। नहीं, मैंने डॉक्टर से थोड़ी देर और बात की। उसकी नज़र अनजाने में गलियारे के उस छोर पर चली गई जहां रेनी वाइट कई लड़कियों से घिरी हुई थी और अब भी बातें कर रही थी। एवलिन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और अपने होठों को भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। वह रेनी वाइट वास्तव में। चलो चलें। एमिली ने धीरे से उसे बीच में टोकते हुए एवलिन से हाथ मिला लिया। इसके बाद रेनी वाइट अल्ट्रासाउंड कक्ष में जांच बिस्तर पर बैठ गई। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़े हुए थीं और उसकी नज़रें डॉक्टर के हाथ में मौजूद प्रोब पर गड़ी हुई थीं। डॉक्टर, उसने आग्रहपूर्वक पूछा, क्या मेरे अंदर का बच्चा लड़का है? उसके नाखून अनजाने में उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसके दिमाग में एमिली के गर्भवती पेट की छवि उभर आई। अगर एमिली ने कार्टर परिवार के पहले पोते को जन्म दिया तो उसके बच्चे की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर ली ने बिना रुके थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। आप केवल 3 महीने की गर्भवती हैं, अभी लिंग बताना जल्दबाजी होगी। रेनी वाइट ने अपने होंठ काटे। अचानक अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और उसे डॉक्टर के कोट की जेब में रख दिया। तो अभी जो गर्भवती महिला है जिसका नाम एमिली है, उसके गर्भ में लड़का है या लड़की? डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उन्होंने लिफाफा लिया और कुछ कहा। रेनी वाइट का चेहरा काफी उज्ज्वल हो गया और जैसे ही वह चली गई उसके रूममेट्स तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कैसा हुआ? क्या लड़का है? डॉक्टर ने क्या कहा? रेनी वाइट बहुत खुश दिख रही थी। अध्याय 345, अध्याय 337। उसने कार्लोस को देखा। भीड़भाड़ वाली सड़क पर एमिली पाकर कार में बैठी थी और उसकी उंगलियां खिड़की के किनारे पर हल्के से टैप कर रही थीं। ट्रैफिक रुका हुआ था और सूर्यास्त की रोशनी कार की खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे थकान का हल्का सा निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसका पेट पहले से ही काफी सूजा हुआ था और 6 महीने की गर्भवती होने के कारण लंबे समय तक बैठे रहना उसके लिए असुविधाजनक हो गया था। युवा मैडम, सड़क थोड़ी भीड़भाड़ वाली है, आप थोड़ी देर आराम कर लें। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से चिंतित होकर पूछा। एमिली पाकर ने सिर हिलाया और लापरवाही से अपना फोन उठाया। उसी समय एक एन्क्रिप्टेड मैसेज सामने आया। किसी ने एक मरीज को बचाने के लिए भूत डॉक्टर की तलाश में 10 मिलियन की पेशकश की है। एमिली ने अपनी बाहें उठाईं। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। जब से उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ी थी उसने भूत डॉक्टर के रूप में आदेश लेना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन इस संदेश ने उसे उत्सुक कर दिया। प्रेषक ने कहा कि अगर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है तो कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। इसके अलावा ये संदेश न केवल भूत डॉक्टर को बल्कि दुनिया भर के अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों को भी भेजा गया था। एमिली की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं। कुछ दिन पहले उसने असामान्य मामलों के लिए एक संपर्क सूत्र नियुक्त किया था, क्योंकि उसे संदेह था कि यदि कार्लोस अभी भी जीवित है तो वह गंभीर रूप से घायल होगा और सामान्य अस्पताल उसे ढूंढ नहीं सकते, जिसका अर्थ था कि केवल एक ही संभावना थी, उसका गुप्त रूप से इलाज किया जा रहा था। 10 मिलियन का इनाम दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के लिए जारी। ये किस प्रकार की धनी और प्रभावशाली शक्ति है? उसने एक क्षण तक विचार किया और अंततः ऑर्डर लेने का निर्णय लिया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसने ऑनलाइन परामर्श पर जोर दिया। 500,000 जमा राशि शेष 9.5 मिलियन योजना की पुष्टि के बाद जवाब तुरंत आ गया, बिना किसी सौदेबाजी के। क्लाउड लेक विला बगीचे के भीतर स्थित है। सूरज पश्चिम में डूब रहा था। पेड़ों की चोटियों से गुजरती हवा सरसराहट की आवाज़ पैदा कर रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, एमिली ने मास्क पहना, अपना लैपटॉप खोला और कैमरे का एंगल एडजस्ट किया। जल्द ही एक अपरिचित नंबर डायल हुआ। वीडियो कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर एक खाली अस्पताल का कमरा दिखाई दिया जिसमें एक सिंगल बेड था। बिस्तर पर एक आदमी पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा था। वीडियो में अस्पताल के ठंडे और दमनकारी माहौल को दर्शाया गया है। दीवारें बेजान सफ़ेद थीं, उनमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल बिस्तर के ऊपर एक ठंडा सफ़ेद छायाहीन लैंप लटका हुआ था जो एक चमकदार प्रभामंडल बना रहा था। कमरे में कुछ सटीक हृदय गति मॉनिटर और वेंटिलेटर थे जिनका डेटा स्क्रीन पर चुपचाप चमक रहा था, कमजोर लेकिन स्थिर। बिस्तर पर एक आदमी पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा था। एमिली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। कार्लोस। यद्यपि उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था और वह बेहोश पड़ा था, फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने अपने निचले होंठ को जोर से काटा, उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में गड़ गए। वह बड़ी मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पाए।
वीडियो में अस्पताल के ठंडे और दमनकारी माहौल को दर्शाया गया है। दीवारें बेजान सफ़ेद थीं, उनमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल बिस्तर के ऊपर एक ठंडा सफ़ेद छायाहीन लैंप लटका हुआ था जो एक चमकदार प्रभामंडल बना रहा था। कमरे में कोई भी अतिरिक्त चिकित्सा उपकरण नहीं थे, केवल कुछ सटीक हृदय गति मॉनिटर और वेंटिलेटर थे जिनका डेटा स्क्रीन पर चुपचाप चमक रहा था, कमजोर लेकिन स्थिर। बिस्तर पर पड़ा आदमी कालोस, पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ, चेहरे का ज्यादातर हिस्सा धुंध से ढका हुआ, बस कसकर बंद आंखें और पीले होंठ दिखाई दे रहे थे। उसकी छाती कमजोरी से ऊपर नीचे हो रही थी। कमरे के सन्नाटे में वेंटिलेटर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बीप बीप, हृदय गति मॉनिटर से आती ध्वनि एक कुंद चाकू की तरह महसूस हुई जो धीरे धीरे एमिली की नसों में चुभ रही थी। वह स्क्रीन पर गौर से देख रही थी, उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में गड़ गए थे। वह मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रही थी। तभी वीडियो के दूसरे छोर से एक महिला की आवाज़ आई, क्या आप भूत डॉक्टर हैं? उसकी आवाज़ जवान थी, एक आलसी अहंकार लिए हुए, मानो कोई ऊंचे पद से आदेश देने का आदी हो। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एमिली को स्क्रीन के पार से उसकी तीखी नज़रों का अंदाजा हो गया था। ठंडा, घमंडी, खतरनाक। मैं हूँ। एमिली की आवाज़ को एक वॉइस चेंजर के माध्यम से संसाधित किया गया जो यांत्रिक और ठंडी लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान भूत डॉक्टर एक महिला होगी, दूसरे व्यक्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसके स्वर में तिरस्कार और मनोरंजन का भाव था। चिकित्सा कौशल का लिंग से कोई संबंध नहीं है, एमिली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर भी उसकी निगाहें कालोस पर टिकी थीं, उसकी सांसें कमजोर थीं और हृदय गति मॉनिटर पर संख्याएं आशाजनक नहीं थीं। ठीक है, दूसरे ने शब्दों को बर्बाद करने से परहेज किया और सीधे प्रस्ताव दिया, घर पर मेरे दोस्त की सर्जरी करने के लिए 20 मिलियन। एमिली का दिल धड़क उठा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। मैंने आदेश स्वीकार करते समय कहा था कि मैं घरों में नहीं जाऊंगा, केवल दूर से मार्गदर्शन करूंगा। 30 करोड़, दूसरे ने निर्विवाद स्वर में कहा। कोई भी रकम काम नहीं आएगी। एमिली की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरा जीवन अमूल्य है। दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कथित रूप से पैसों का भूखा भूत डॉक्टर इतना जबरदस्त प्रस्ताव ठुकरा देगा। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो डॉक्टर पहले आदेश लेते थे वे सभी अब तक मर चुके हैं, है ना? एमिली ने धीरे से कहा। हवा तुरंत जम गई। उसने लंबे समय तक जांच पड़ताल की और पाया कि हाल ही में कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने उन्हें कालोस का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया था और अंततः उन्हें चुप करा दिया गया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए वह उन सभी को मारने के लिए तैयार थी जो इसके बारे में जानते थे। एमिली की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, लेकिन उसकी आवाज़ शांत रही। तो या तो मेरे नियमों का पालन करो या किसी और अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढो। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। महिला की आवाज़ में गुस्सा था। उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। एमिली का दिल बैठ गया। एक पल के लिए उसे पछतावा हुआ। आखिरकार वीडियो में कालोस की हालत काफ़ी नाजुक लग रही थी। फिर भी वह जानती थी कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में धैर्य खोना कोई विकल्प नहीं है। वह 1 घंटे से ज़्यादा समय तक धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही। फिर वीडियो कॉल फिर से डायल हो गई। जब वीडियो पुनः कनेक्ट हुआ तो स्क्रीन पर दिख रही महिला का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसकी आवाज़ अभी भी युवा थी, फिर भी उसमें दबा हुआ क्रोध भरा हुआ था, मानो कोई तेज चाकू हो जो किसी भी क्षण खींचकर खून बहाने के लिए तैयार हो। तुम्हें उसे बचाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसका स्वर ठंडा था। वह प्रत्येक शब्द सोच समझकर बोल रही थी, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम अपनी हर प्रिय चीज़ खो दो। एमिली की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर रही। वहाँ पेशेवर चिकित्साकर्मी होने चाहिए, है ना? दूसरा व्यक्ति एक क्षण के लिए रुक गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। हाँ, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन वे असहाय हैं। एमिली की नज़र फिर से कालोस पर पड़ी। उसका रंग पहले से भी अधिक गंभीर था। हृदय गति मॉनिटर पर संख्याएं इतनी कांप रही थीं कि लगभग चिंताजनक लग रही थीं। वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। मुझे अधिक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए, एमिली ने शांति से कहा। सीटी स्कैन, रक्त परीक्षण, ईसीजी, हर छोटी बड़ी जानकारी जो आप दे सकते हैं। ठीक है, महिला ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ, चालबाजी मत करो। उसकी आवाज़ जहर से सनी बर्फ की तरह थी जिसमें छिपी हुई धमकियां थीं। एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप इंतजार करती रही। जल्द ही एक आत्मघाती दस्तावेज भेज दिया गया। उसने तेजी से डेटा को खंगाला। उसकी झुर्रियां गहरी होती गईं। कालोस की चोटें उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थीं। उच्च ऊंचाई पर आघात के कारण अंतःकपालीय रक्तस्राव, कई फ्रैक्चर, आंतरिक अंग क्षति। ये तथ्य कि वह अभी भी जीवित था एक चमत्कार था। कैसा है? महिला की आवाज़ फिर आई, जिसमें थोड़ी अधीरता थी। एमिली ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अध्याय 346, अध्याय 338, पहचान उजागर होने का संकट। वार्ड का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सफ़ेद कोट पहने कई डॉक्टर एक के बाद एक अंदर आए और अलग अलग भाषाएं बोलते हुए अलग अलग भाव व्यक्त किए, जिनमें अहंकार, असंतोष और उलझन का मिश्रण था। ये जानने पर कि उनके नियोक्ता चाहते थे कि वे एक छिपे हुए और मायावी, भूमिगत डॉक्टर के आदेशों का पालन करें, कुछ विशेषज्ञों ने इसका खुलकर मजाक उड़ाया। क्या मजाक है? हम दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, एक सुनहरे बालों वाले, नीली आंखों वाले डॉक्टर ने ठंडे स्वर में अंग्रेजी में कहा। ऐसे व्यक्ति से आदेश लेना जो अपनी पहचान बताने से डरता है, इसका आधार क्या है? एशियाई चेहरे वाले एक अन्य डॉक्टर ने सहमति में भौहें चढ़ाईं। या तो आप उसे बचाओ। अचानक वीडियो से एक ठंडी आवाज़ आई जो अत्यंत सटीक लैटिन भाषा में, स्पष्ट और तीखी भाषा में बोल रही थी। या फिर तुम सब एक साथ मर जाओ। पूरा वार्ड शांत हो गया। चिकित्सा क्षेत्र में लैटिन भाषा आम भाषा है और वहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर इसमें पारंगत थे। इस सजा के पीछे छिपी धमकी ने उनकी रूह कांप दी।
वे यह नहीं भूले थे कि उन्हें उस भयानक संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वे उसकी बात नहीं मानते, अगर वे बिस्तर पर पड़े उस आदमी को नहीं बचा पाते, तो उनकी नियति मौत हो सकती थी। कुछ सेकंड के लिए हवा जम गई। अंततः एक बुजुर्ग न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ ने गहरी सांस ली और सबसे पहले बोला, ठीक है, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। सर्जरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। नेटवर्क के माध्यम से एमिली की आवाज़ ने शांतिपूर्वक और सटीक ढंग से निर्देश बताए। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसके हर शब्द में निर्विवाद अधिकार छिपा था। इंट्राक्रैनियल दबाव निगरानी मान असामान्य है, स्थिति 1 में पहले विसंपीडन के साथ आगे बढ़ें। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति कम हो रही है, स्थिति 2 वेंटिलेटर मापदंडों को समायोजित करें। तीसरी पसली का फ्रैक्चर विस्थापन, स्थिति 3 सुनिश्चित करें कि फेफड़े में छेद न हो। अल्पविराम 6 से 7 घंटे तक चली यह अभूतपूर्व सर्जरी दोपहर से लेकर रात तक चली। क्लाउड लेक विला के बगीचे की गहराई में एमिली स्क्रीन पर स्थिर होकर आदेश दे रही थी तथा उसकी उंगलियां कभी कभी कीबोर्ड पर टैप कर रही थीं। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी ही स्थिर थी। अंत में सर्जरी सफल रही। वीडियो के दूसरी ओर डॉक्टरों ने उपकरणों पर धीरे धीरे स्थिर होते आंकड़ों को देखा और खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ लोगों ने तो उत्साह में अपने दस्ताने उतार दिए और माथे से पसीना पोंछने लगे। एमिली ने शांतिपूर्वक कहा, बचे हुए पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर करना याद रखना। फिर उसने निर्णायक रूप से वीडियो कनेक्शन काट दिया। वार्ड में विश्वस्तरीय डॉक्टरों का समूह एक दूसरे को देख रहा था, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इतना ही, इतनी गहन सर्जरी के बाद उनके समकक्ष ने केवल भुगतान के लिए कहा। इस सर्जरी की जटिलता इतनी अधिक थी कि इसे पाठ्यपुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। अद्भुत, ऐसी कुशलता वाला व्यक्ति कैसे गुमनाम रह सकता है? अगर वह खुद को दिखाने के लिए तैयार होती तो वह निश्चित रूप से चिकित्सा जगत में सनसनी पैदा कर देती। उनकी तुलना स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर स्टर्लिंग से भी की जा सकती है। वे आपस में फुसफुसाने से खुद को नहीं रोक सके, उनके स्वर प्रशंसा से भरे थे। हालांकि उनकी प्रशंसा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, अब आप जा सकते हैं। सर्जरी के दौरान उनका प्रतिरूप एक भूत की तरह अचानक प्रकट हो गया। डॉक्टरों ने सर्दियों में सिकाडा की तरह अपनी बकबक बंद कर दी और जल्दी से अपना उपकरण समेट कर चले गए। जब वार्ड पूरी तरह शांत हो गया तो काले कपड़े पहने एक लंबी महिला धीरे धीरे कालोस के बिस्तर के पास आए। उसने सहजता से अपने दस्ताने पहने हुए उंगलियों से एक स्केल पेल उठा लिया जिसकी ठंडी चमक चमक रही थी, लेकिन महिला ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह उससे खेल रही हो। क्या तुम्हें भूत डॉक्टर का पता मिल गया है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसी प्रतिभा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि उसके अधीनस्थ के उत्तर से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम पूरे दिन ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका आईपी पता बहुत अधिक एन्क्रिप्टेड है, जिससे स्रोत का पता लगाना असंभव है। उनकी निगरानी विरोधी तकनीकें बहुत उन्नत हैं। आप जानते हैं, प्रिसनेट के नेटवर्क विशेषज्ञ वैश्विक हैकिंग परिदृश्य में सबसे आगे हैं। उनकी आखिरी विफलता आधे महीने पहले की है। एक रहस्यमय हैकर ने प्रिसनेट के मुख्य डाटाबेस में सेंध लगाई थी और बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ गया था और कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इस समय उसके अधीनस्थ के एक वाक्य ने महिला की पुतलियां अचानक सिकोड़ दीं। युवा मास्टर, हैकिंग तकनीक उसी से बहुत मिलती जुलती है जिसने आधे महीने पहले हमारे सिस्टम में घुसपैठ की थी। औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसका काला ट्रेंच कोट उसके पीछे एक तीखा चाप बना रहा था। उसकी उंगलियां मेज पर जोर से दबी हुई थीं, उसकी आंखें सदमे और गुस्से से चमक रही थीं। क्या आप कह रहे हैं कि भूत डॉक्टर और वह हैकर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी, मानो कोई सांप फुंकार रहा हो। उसके अधीनस्थ ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, या कम से कम वे एक ही खेमे में हैं। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़े कालोस पर टिक गई। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। यदि भूत डॉक्टर वास्तव में उस रहस्यमय हैकर से जुड़ा हुआ है, तब इस डॉक्टर का मूल्य एक सर्जरी से कहीं अधिक हो जाता है। काले कपड़े पहने महिला ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसकी उंगलियां अस्पताल के बिस्तर के किनारे पर हल्के से थपथपा रही थीं। जांच जारी रखें। ये भूतिया डॉक्टर आखिर कौन है? ये उसे इनका पता लगाना ही होगा। क्लाउड लेक विला के भोजन कक्ष में क्रिस्टल झूमर से गर्म चमक फैल रही थी। मिसेस कार्टर खाने की मेज के पास बैठी थी। उनकी नज़र कभी कभी दरवाजे की ओर उठ जाती थी। मेज पर रखे लजीज व्यंजन कुछ ठंडे हो गए थे, फिर भी एमिली नजर नहीं आ रही थी। युवा मैडम कहाँ हैं? वे खाने क्यों नहीं आईं? उसने पास खड़े बटलर से धीरे से पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ठीक तभी क्लैक, दरवाजे से एक धीमी आवाज आई। श्रीमती कार्टर ने ऊपर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एमिली दरवाजे की चौखट को पकड़े हुए थी। उसका रंग कागज जैसा पीला पड़ गया था। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसके गालों से चिपके हुए थे। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे और वह ऐसी लग रही थी मानो उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो, कमजोर और मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। एमिली, मिसेस कार्टर जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी लड़खड़ाती बहू को पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? एमिली की उंगलियां ठंडी थीं। हल्की सी कांपती हुई मिसेस कार्टर की कलाई को छू रही थीं। उसने मुंह खोला, लेकिन अचानक मिसेस कार्टर को कसकर गले लगा लिया। माँ! उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से भारी थी, मानो लंबे समय से दबी हुई भावनाएं अंततः बाहर आ गई हों। मिसेस कार्टर स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी बहू का शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था, मानो जिंदगी मौत की जद्दोजहद के बाद उन्हें आखिरकार एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। बहन मारिया कार्टर अभी अभी डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी और ये दृश्य देखकर इतनी डर गई कि उसके हाथ से किताब धड़ाम से गिर पड़ी। वह दौड़कर गई और असहाय सी एक तरफ खड़ी हो गई। क्या हुआ? बहन, हमें मत डराओ। एमिली ने धीरे से श्रीमती कार्टर को छोड़ दिया। उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी एक चमकदार मुस्कान थी।
माँ, मारिया। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। कार्लोस अभी भी जीवित है। मैंने अभी अभी उसे देखा। ये कथन भोजन कक्ष में एक चौंकाने वाली बिजली की तरह फट पड़ा। श्रीमती कार्टर ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मारिया कार्टर वहीं जमी रहीं, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सच में? मारिया की आवाज़ रोने के कगार पर कांप उठी। क्या भाई सचमुच जिंदा है? एमिली ने सिर हिलाया, अंततः उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने ये किया, वह सचमुच कार्लोस को वापस ले आए। श्रीमती कार्टर ने अपनी बहू को कसकर गले लगा लिया और उनकी बातें गले से नीचे उतर गईं। खिड़की के बाहर रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और चांदनी भी कुछ धीमी पड़ रही थी। अध्याय 347, अध्याय 339, एक जीवन के बदले एक जीवन। इसके बाद के दिनों में क्लाउड लेक विला में प्रत्याशा और बेचैनी का माहौल छाया रहा। श्रीमती कार्टर हर सुबह फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी रहती थी, उनकी आंखें अनजाने में विला के द्वार की ओर देखती रहती थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में चाय के कप के किनारे को रगड़ने लगी, इस तथ्य से अनजान की चाय ठंडी हो गई थी। माँ, कृपया ज्यादा चिंता मत करो। एमिली ने अपनी सास का थोड़ा कांपता हुआ हाथ धीरे से पकड़ लिया। स्पर्श ठंडा था। कार्लोस की अभी अभी एक बड़ी सर्जरी हुई है, अब उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। श्रीमती कार्टर ने आह भरी, उनकी आंखों के कोनों पर बारीक रेखाएं सुबह की रोशनी में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थीं। मुझे पता है। ये बस मेरे अनुमान के अनुसार, एमिली की आवाज़ धीमी किंतु दृढ़ थी, उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, ताकि वह इधर उधर घूम सके। बाहर गूले के पेड़ों में सरसराहट की आवाज़ आ रही थी और एक मुरझाया हुआ पत्ता नीचे गिर रहा था। एमिली की नज़र उस गिरते हुए पत्ते पर थी, लेकिन उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। इस महीने उसे समय के विरुद्ध दौड़ लगानी पड़ी। उसे प्रिस्नेट के बारे में सुराग ढूंढना था, विलो परिवार की गतिविधियों पर नजर रखनी थी और उसने अपने सूजे हुए पेट की ओर देखा, जहां 2 छोटे जीवन लगातार बढ़ रहे थे। इस बार वह कभी भी किसी को अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। एमिली, मिसेस कार्टर अचानक बोली, उनकी आवाज़ में खोई हुई ऊर्जा भर आई। तुम सही कह रही हो। हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जब कार्लोस वापस आएगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक चमक रही थी, मानो उसके शरीर में अचानक किसी प्रकार की जीवन शक्ति का संचार हो गया हो। एमिली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तूफान से पहले की शांति हमेशा विशेष रूप से कीमती होती है। चेतना गहरे समुद्र में डूबे हुए लंगर की तरह थी, जिसे धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा था। जब कार्लोस ने अपनी आंखें खोलीं, तो चमकदार सफेद रोशनी उसकी पुतलियों में चुभ रही थी और उसने धुंधली दृष्टि से छत पर घूमते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर की परछाई देखी। अचानक यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। चालक ने धूप का चश्मा पहना हुआ था, प्रिस्नेट रिंग उसकी उंगलियों से टकरा रही थी और प्रतिद्वंद्वी ने अचानक नियंत्रण स्टिक के नीचे से बंदूक निकाल ली थी। बमुश्किल 3 वर्ग मीटर के एक केबिन में वे 2 फंसे हुए जानवरों की तरह छटपटा रहे थे और संघर्ष के दौरान डैशबोर्ड नीले रंग में चमक रहा था। जब उसने दूसरे का गला दबाया तो हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिरने लगा। उसके अस्पताली गाउन में ठंडा पसीना आ गया और कार्लोस को अपनी उंगलियां अनजाने में हिलती हुई महसूस हुई, मानो वह अभी भी उस गायब नियंत्रण छड़ी को पकड़े हुए हो। जैसे ही उसने विमान को मुश्किल से स्थिर किया, किसी ठंडी और धातु जैसी चीज ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर दबाव डाला। तुम अब भी पहले जैसे ही हो, डी। उसने कोड नाम थूक दिया। उसके गले में जंग जैसा स्वाद आ गया। गोली उसके कान के पास लगी और उसने सहज ही अपना सिर झुका लिया, जिससे घूमता हुआ हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से भटक गया। जागना। कार्लोस ने अचानक बैठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई सहारा नहीं है। बिस्तर के पास बैठी महिला ने उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार ठीक है, खासकर तुम्हारी पत्नी। कार्लोस की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ईसीजी मॉनिटर पर तुरंत ही तेजी दिखाई देने लगी। मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ, वरना। उसकी स्वर तंत्रिकाएं ऐसी थीं जैसे उन्हें रेत दिया गया हो। डी ने अचानक एक फल चाकू को अपनी कैरोटिड धमनी पर दबा दिया। वरना क्या तुम अब मेरी दूसरी हत्या की कोशिश को टाल सकते हो? जब वह झुकी तो उसके बालों की परछाई उसकी आंखों पर पड़ी, जो कोमल और खतरनाक दोनों लग रही थी। तुम्हारे पास मुट्ठी बांधने की भी ताकत नहीं है। कार्लोस आलस से अस्पताल के बिस्तर पर झुका हुआ था। उसके पीले चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। चाकू की तीखी नोक उसके गले पर दबी हुई थी, जो लैंप के नीचे ठंडी रोशनी में चमक रही थी। फिर भी उसने अपनी भौहें तक नहीं सिकुड़ी। प्रिस्नेट का राज, उसने हल्के से खांसते हुए कहा। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन पूरी तरह से सहमत। मैंने एक ईमेल में रखा है, अगर मैं 1 महीने तक लॉगिन नहीं करूंगा। उसके मुंह पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तुम्हारी असली पहचान दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के इनबॉक्स में आ जाएगी। काले कपड़े पहने औरत का हाथ लगभग अनजाने में कांप उठा। चाकू की नोक कार्लोस की गर्दन पर एक छोटा सा घाव बना और लाल खून की एक बूंद उसकी पीली त्वचा पर धीरे धीरे बहने लगी। इतने सालों में तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला है। कार्लोस धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अंदाजा लगाओ कि कितने लोग तुम्हारी जान लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वार्ड में हवा जमी हुई लग रही थी। काले कपड़ों वाली महिला कार्लोस को घूर रही थी। नकाब के पीछे उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कमजोर सा दिखने वाला आदमी ही असली शिकारी था। तुम। पहली बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कार्लोस ने धीरे से अपने पट्टी बंधे हाथ को ऊपर उठाया और अपने गले पर लगे ब्लेड को धीरे से हटा दिया। उनकी गतिविधियां धीमी थीं, लेकिन उनमें एक अविश्वसनीय ताकत थी। अब हम ठीक से बातचीत कर सकते हैं। डी ने अचानक फल काटने वाले चाकू को जमीन पर फेंक दिया। फर्श से टकराने पर तीखी आवाज हुई। उसके स्वर में एक दुर्लभ चिड़चिड़ाहट थी। अगर पिछली बार मैं नर्म न पड़ता तो तुम्हारा सिर फट जाता। तुम्हारे लिए मैंने कभी न हारने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कार्लोस हेडबोर्ड पर झुक गया। उसके पीले होठों पर एक हल्की, लगभग अगोचर ठंडी मुस्कान थी। पर्दे के बीच से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर खंडित प्रकाश और छाया पड़ रही थी। मैं बच गया क्योंकि मैं मजबूत हूँ।
उसकी आवाज़ भारी थी, फिर भी उसकी नज़र ब्लेड की तरह तेज थी। और वो डॉक्टर जिसने मेरा ऑपरेशन किया। डी के कदम अचानक रुक गए। जिस क्षण हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ, उस क्षण जब लपटें आसमान की ओर उठी, सचमुच एक क्षण के लिए थोड़ी हिचकिचाहट हुई। उस क्षणिक हिचकिचाहट ने कार्लोस को जीवन का एक मौका दिया। यद्यपि गोली किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगी, फिर भी वह उसकी छाती में आर पार हो गई। हे, डी अचानक ठंडी हंसी हंसा, तुम और वह डॉक्टर दोनों ही बराबर परेशान करने वाले हो। कार्लोस की उंगलियां अनजाने में चादरों को जकड़ रही थीं और उनकी उंगलियां जोर से सफ़ेद पड़ रही थीं। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद तीक्ष्णता थी। मुझे किसने बचाया? डी खिड़की के पास खड़ी थी, उसके काले चमड़े के दस्ताने खिड़की के फ्रेम को हल्के से रगड़ रहे थे। उसकी आकृति से होकर आती धूप की रोशनी फर्श पर एक लंबी परछाई डाल रही थी। किसी ने घोस्ट डॉक्टर कहा था, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके लाल होंठ काले मुखौटे के नीचे एक चंचल मुस्कान में बदल गए। भूत डॉक्टर, ये दो शब्द कार्लोस के दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभ गए। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और सीने में एक तेज दर्द फैल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जख्म में दर्द हो रहा था या किसी और चीज़ में। उसने अपने भीतर के कोलाहल को दबा दिया। उसकी हड्डियां बड़ी मुश्किल से हिल रही थीं। मुझे बताओ, मेरी जान बख्शने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? डी ने हल्के से हंसते हुए मुड़कर देखा। उसका काला ट्रेंच कोट हवा में एक खूबसूरत चाप बना रहा था। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और कार्लोस की तरफ देखने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी आवाज़ में खतरनाक रूप से मोहक मिठास थी। हमारे अतीत परिचय के लिए, कार्लोस ने व्यंग्यात्मक भाव से व्यंग्य किया। उसके पीले चेहरे पर सूरज की रोशनी उसके चेहरे की तीखी, कठोर रेखाओं को रेखांकित कर रही थी। तुम कभी भी ऐसे सौदे नहीं करते जिसमें पैसा डूब जाए। उसने सीधे डी की आंखों में देखा। डी अचानक झुकी। उसके काले दस्ताने धीरे से कार्लोस की छाती पर बंदी पट्टी को छू रहे थे। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन कार्लोस को पूरी तरह से तनावग्रस्त कर दिया। स्मार्ट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसों में इत्र की हल्की खुशबू थी। मैं तुम्हारी जिंदगी किसी और की जिंदगी के बदले में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कार्लोस की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। मैंने मना कर दिया। ये दो शब्द सशक्त और दृढ़ थे। डी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंस पड़ी। उसके लाल होंठ कार्लोस के कान के पास आ गए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई सांप अपना जहर उगल रहा हो। मत भूलो, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन अब भी मेरे हाथों में है। अध्याय 348, अध्याय 340, सम्राट का सम्राट से सामना। कमरा अचानक मृत सन्नाटे में डूब गया। कार्लोस की उंगलियों ने किसी तरह से फल काटने वाले चाकू को पकड़ लिया था, जिसे डी ने जमीन पर फेंक दिया था। ब्लेड ने सूरज की रोशनी में एक ठंडी चाप चमकाए। अगले ही पल वह डी के गले के खिलाफ दबा हुआ था। कार्लोस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डी की आवाज़ में पहली बार स्पष्ट कंपन दिखाई दिया। उसके लाल होंठ हल्के से कांप रहे थे। कार्लोस का हाथ भयावह रूप से स्थिर था। चाकू की नोक जरा भी नहीं हिली। वह डी की कैरोटिड धमनी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें ब्लेड से भी अधिक ठंडी थीं। मैं एक बार पहले ही मर चुका हूं, अब और किस बात का डर है? पर्दों से होकर सूर्य की रोशनी आ रही थी, जिससे दोनों के बीच प्रकाश की एक तेज रेखा बन रही थी। कार्लोस के पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आपसे खतरा होने के बजाय हम एक साथ नष्ट हो सकते हैं। डी की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। वह कार्लोस की आंखों में दृढ़ता से देखती रही और उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन वे आंखें ध्रुवीय बर्फ की तरह ठंडी, अथाह थीं। कार्लोस ने एक एक शब्द में कहा, मुझे नफरत है कि दूसरे लोग मेरे परिवार का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हैं। इस क्षण समय मानो ठहर गया था। वार्ड में केवल दो लोगों की आपस में जुड़ी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंततः डी के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छूऊंगा। उसकी आवाज़ में फिर से शांति लौट आई, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। ब्लेड एक इंच पीछे हट गया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई वह भी छोटी नहीं थी। डी ने अपने लाल होठों पर कड़वी मुस्कान के साथ बात जारी रखी। तभी कार्लोस ने धीरे से फल काटने वाला चाकू वापस खींच लिया और बेडसाइड टेबल से एक सेब उठा लिया। उसकी गति धीमी थी। उसके घावों में अभी भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सेब छीलने की क्रिया असामान्य रूप से स्थिर थी। कार्लोस ने इत्मीनान से कहा, जब तक मेरे परिवार को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस शर्त पर बातचीत की जा सकती है। सेब का छिलका उसके हाथ में एक सर्पिल आकार में धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। डी ने उसकी हरकतें देखी और अचानक हल्की हंसी निकली। पिछले कुछ वर्षों में मैंने प्रिसनेट के लिए कम से कम 100 लोगों की हत्या की है। उसकी आवाज़ में आत्मा उपहास का भाव था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि एक बार जब मैं 100 लोगों को मार दूंगी तो वे प्रिसनेट को पूरी तरह से मेरे हवाले कर देंगे। सेब छीलते समय कार्लोस का हाथ थोड़ा रुक गया। आप मेरा 100वां मिशन है। डी की नज़र कार्लोस की पट्टी बंदी छाती पर पड़ी। दुर्भाग्य से यह विफल हो गया, तो मुझे एक और व्यक्ति को मारना होगा, उसने धीरे से कहा, वास्तव में प्रिसनेट का बॉस बनने के लिए। कार्लोस ने छिले हुए सेब को आधा काटा और एक टुकड़ा डी को दिया। तुम्हारे लिए मारना आसान है। डी ने सेब ले लिया, लेकिन उसे खाया नहीं। लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता। उसकी आवाज़ अचानक जटिल हो गई। इस हत्या में प्रिसनेट ने 2 शीर्ष हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने सेब को काटते हुए कहा, अगर मैं तैयार न होती तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाती। कार्लोस चुपचाप उसे देखता रहा और अचानक पूछा, मुझे क्यों बचाया? डी की गतिविधियां रुक गईं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग आह की तरह, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैंने मूल रूप से तुम्हें मारने के लिए कॉकपिट की संकीर्ण जगह का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यहाँ तक कि अंतिम क्षण में भी आप हेलीकॉप्टर को नियंत्रित कर रहे थे। मेरी पहली गोली आपको सीधे नहीं मार सकती थी। यदि मैंने दूसरी गोली चलाई होती तो मुझे सुरक्षित पैराशूट से उतरने का समय नहीं मिलता। और आप जानते हैं, मैं हत्या करते समय कभी दूसरी गोली नहीं चलाता।
यदि मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, केवल तभी जब तुम मेरी मदद करोगे मैं संभवतः अपने अगले लक्ष्य को खत्म कर सकता हूँ। कार्लोस बिस्तर के सिरहाने पर झुक गया, उसके पीले चेहरे पर एक भी लहर नहीं दिखी, केवल उसकी गहरी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। डी ने अचानक चिढ़कर अपने काले दस्ताने खींचे। पिछली बार जिस व्यक्ति ने मेरे साथ मिलकर तुम्हारी हत्या की थी वह प्रिस्नेट का वर्तमान नंबर 2 हत्यारा था। उसकी आवाज़ रुक गई। वह मर चुका है। तो अब? डी की आवाज़ धीमी हो गई। मैं अकेले में और भी कम आश्वस्त हूँ। कार्लोस हल्के से हंसा, उसकी आवाज़ में बेबाक व्यंग्य था। किसी सहयोग के लिए खोज रहे हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत चालाक है। उसकी आवाज़ में निराशा की एक दुर्लभ झलक थी। शायद तुम्हें यकीन न हो। वह अचानक आगे झुक गई, उसके काले बाल नीचे की ओर गिर रहे थे, मुखौटा लगभग कार्लोस की नाक को छू रहा था। उस समय का बूढ़ा आदमी भी उसे नहीं मार सका। कार्लोस की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे साफ साफ याद आ गया कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, योद्धाओं का राजा जिसने कभी पूरे अंडरवर्ल्ड को आतंकित किया था। बताओ मुझे। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। ये कौन सा निशाना है जो तुम्हें बेसहारा छोड़ देता है? आपका गवर्नर। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इससे कमरे का तापमान गिर गया। वह आदमी जिसे योद्धाओं का राजा कहा जाता है। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी अचानक बादलों से ढक गई और वार्ड तुरंत अंधेरा हो गया। कुछ दिन और बीते और लगभग 7 महीने की गर्भवती एमिली पाकर कार्टर ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर में आ पहुंची। कार्लोस और रिसर्च डायरेक्टर के बीच हुई दुर्घटना के बाद से रिसर्च सेंटर लगभग ठप सा हो गया था। जैसे ही एमिली पाकर वहां पहुंची, अनुसंधान केंद्र के सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए। महाप्रबंधक पाकर, सबसे पहले किसी ने कहा। उसकी आवाज़ अनियंत्रित उत्साह से भरी हुई थी। उसे देवता ओवन कहना चाहिए। एक और आवाज़ सम्मान से भरी हुई सुनाई दी। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों ने एमिली पाकर की ओर देखा। उनकी आंखें पुनर्मिलन के उत्साह और वर्तमान स्थिति के लिए दुख से भरी थीं। वे जानते थे कि गर्भवती देवता ओवन इस समय वहां खड़ी होकर किस तरह का बोझ अपने कंधों पर उठा रही थी। मुझे पता है कि आजकल हर कोई ठीक महसूस नहीं कर रहा है। एमिली पाकर ने अपना हाथ उठाकर धीरे से अपने पेट को दबाया। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन शक्तिशाली थी। मैंने बाहर भी अफवाहें सुनी हैं, अन्य कार कंपनियों द्वारा दी जाने वाली शर्तें वास्तव में आकर्षक हैं। वह रुकी, उसकी नज़र वहां मौजूद हर जाने पहचाने चेहरे पर घूम रही थी। लेकिन कार्टर ऑटोमोटिव सिर्फ कार्लोस की नहीं है। इसे हम सब ने अनगिनत रातों की नींद हराम करके और सैकड़ों बार संशोधित डिज़ाइन बनाकर बनाया है। अब जब वह गिर गया है तो मैं तुम सबको भी बिखरने नहीं दे सकती। जो लोग रुकने के इच्छुक हैं, मैं एमिली पाकर उन्हें गारंटी देती हूँ कि कार्लोस भविष्य में आपको जो कुछ दे सकते हैं मैं उससे अधिक ही दूंगी, कम नहीं। उसने मेज पर रखे डिज़ाइन चित्रों को धीरे से सहलाया। उसकी उंगलियां उन परिचित पंक्तियों को रेखांकित कर रही थीं। जो लोग नहीं रुकना चाहते हैं, मैं उन्हें भी नहीं रोकूंगी। आपके वेतन और बोनस में एक भी पैसा कम नहीं किया जाएगा और मैं आपको सिफारिश पत्र लिखूंगी। भीड़ में से धीमी सी बड़बड़ाहट उठी, मुठ्ठियां भींच ली गईं और कुछ की आंखें चुपके से लाल हो गईं। लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहती थी। एमिली पाकर की आवाज़ अचानक तेज हो गई। हमारी अगली नई कार पहले ही डिज़ाइन और विकसित हो चुकी है। ये डिज़ाइन योजना है। ऐसा कहते हुए एमिली पाकर ने चित्रों के उन कुछ पृष्ठों को धीरे से मेज पर रख दिया। उनकी उंगलियां सबसे ऊपरी पृष्ठ के शीर्षक पर रुक गईं। कार्लोस को कुछ भी होने से पहले हमने जो अंतिम नए मॉडल की योजना बनाई थी वह यही है। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था, लेकिन वह जल्दी से संभल गई। उसने कहा था कि यह कार सभी मौजूदा मॉडल के रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो पहले कुछ इंजीनियर आगे आए उन्होंने उस पर केवल 2 बार नजर डाली। उनकी सांसें अचानक रुक गईं। चित्रों में संरचनात्मक डिजाइन में पिछली पीढ़ी की तुलना में काफी सुधार हुआ है, विशेष रूप से बैटरी सुरक्षा डिब्बे के लेआउट में, जिसमें कुछ बफर संरचना मार्कर शामिल है जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भीड़ तुरंत उस झील की तरह हो गई जिसमें पत्थर फेंका गया हो और वह पूरी तरह से उबलने लगी। यदि यह संरचना साकार हो सके तो सीमा कम से कम 30% तक बढ़ाई जा सकती है। और यह एंटी रोलोवर सिस्टम, ये हमारे पिछले परीक्षण संस्करण की तुलना में बहुत बेहतर अनुकूलित है। एमिली पाकर ने अपने सामने का दृश्य देखा। उसके मुंह के तनावपूर्ण कोनों ने अंततः एक हल्का सा मोड़ दिखाया। वह जानती थी कि ये चित्र न केवल कार्लोस और उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम थे, बल्कि ये सभी को फिर से एक साथ ला सकते थे। अध्याय 349, अध्याय 341, आत्मिक आत्माएं। सचिव के कार्यालय में फर्श से छत तक की खिड़की से सूर्य की रोशनी आती थी, जो सोफी पाकर के उत्कृष्ट मेकअप को रोशन कर रही थी। वह चार्ल्स स्मिथ को काम की प्रगति की रिपोर्ट आत्मसंतुष्ट भाव से दे रही थी। महासचिव, हमने कार्टर ऑटोमोटिव के कई मुख्य इंजीनियरों से संपर्क किया है और उन्हें 2 गुना वेतन देने की पेशकश की है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो वे अगले महीने इंपीरियल मोटर्स में काम शुरू कर देंगे। चार्ल्स डेस्क के पीछे बैठे थे। उनकी निगाहें सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से जांच की मुद्रा में थीं। देवता ओवन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। सोफी के लाल होंठ एक व्यंग्यात्मक चाप में मुड़ गए। उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? जब से कार्लोस गायब हुआ है वह काफी उदास है, हर समय क्लाउड लेक विला में ही छिपी रहती है। उसने हाथ में कलम लेकर तिरस्कारपूर्वक कहा, लगता है वह अब एकांतवास में रहने और पूरी तरह से मां बनने की योजना बना रही है। कार्लोस संभवतः अभी मरा नहीं है। जब ये खबर सामने आई तो सोफी सचमुच एक पल के लिए हैरान रह गई। लेकिन फिर उसने अपने सपनों में सोचा, परिवार से निकाले जाने के बाद कार्लोस बस विदेश चला गया था और मरा नहीं था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओल्ड मास्टर कार्टर और कार्लोस के बिना कार्टर परिवार बस बूढ़ी, कमजोर औरतों और बच्चों का एक समूह था। कोई खतरा नहीं। एमिली के देवता ओवन होने की बात सोफी को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि यह कार्टर ऑटोमोटिव का एक दिखावा है, कि असली देवता ओवन कोई और है। रिंगेलिंग, एक मधुर मोबाइल की घंटी ने उसके विचारों को भंग कर दिया। सोफी ने चार्ल्स की ओर मुस्कुराते हुए माफी मांगी, अपना फोन निकाला और तुरंत उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी।
भाई एडम, उसकी आवाज़ मीठी थी। आज रात 7 बजे मैंने पहले ही माँ और पिताजी को सूचित कर दिया है। आपको बस चाचा, चाची और अमेलिया को लेने की ज़रूरत है। फ़ोन रखते ही सोफ़ी अपनी खुशी रोक नहीं पाए। महासचिव, भाई एडम और मैंने अगले महीने की शुरुआत में सगाई करने का फैसला किया है। आपको तब तक आ जाना चाहिए। चार्ल्स हल्के से मुस्कुराए। बधाई हो। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक हिरासत में रहने के बाद एडम विलो को अंततः होश आ गया। धन और प्रतिष्ठा के सामने प्रेम की वे चंचल रोमांटिक धारणाएं पूरी तरह से महत्वहीन हैं। शाम को एम्पायर होटल में सोफी ने बहुत ही सलीके से कपड़े पहने थे। एक हाई एंड कल्चर ड्रेस पहनी हुई थी और ऊंची हील्स पहनकर निजी कमरे में बड़ी ही खूबसूरती से कदम रख रही थी। हालांकि जब उसने रेनी वाइट को इवान पामा के बगल में बैठे देखा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये औरत भी यहाँ क्यों थी? रेनी अपने अभी तक ध्यान देने योग्य बेबी बम्प के साथ वहाँ अहंकार से बैठी थी। वेटर द्वारा लाए गए व्यंजनों को चुन चुन कर खा रही थी। ये बहुत नमकीन है, वह बहुत तेल वाला है। सोफी ने अपना गुस्सा दबाया, खुद को बाथरूम में जाने का बहाना बनाया और जैसे ही वह गलियारे में पहुंची उसका फोन अचानक बज उठा। क्या? उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। टाटा ऑटोमोटिव के सभी इंजीनियरों ने अपना मन बदल लिया है। क्यों? दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति असमंजस में था, कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा था। सोफी इतनी गुस्से में थी कि गुस्से से उबल रही थी। उसने अपना फ़ोन लगभग तोड़ ही दिया था, तभी अचानक उसके डिजाइनर बैग पर रेड वाइन का एक गिलास फेंका गया। आह, मेरा बैग! सोफी चिल्लाई और अपने सामने खड़ी औरत को गुस्से से घूरने लगी। रेनी वाइट, क्षतिपूर्ति! दूसरी महिला ने अचानक सोफी के घुटने पर जोर से लात मारते हुए व्यंग्य किया। आह! सोफी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी ड्रेस शराब के दागों से भीगी हुई थी, उसके करीने से बनाए बाल बिखरे हुए थे और उसका मेकअप बिगड़ गया था। वह चीखती चिल्लाती निजी कमरे में वापस भागी, रेनी वाइट की ओर इशारा करते हुए, हमला करने के लिए तैयार। तू कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सोफी! इवान पामा ने उसे सख्ती से रोका। रेनी पूरे समय यहीं बैठी रही और कभी नहीं गई। सोफी वहीं जम गई, मानो बिजली गिर गई हो। तो फिर वह रेनी वाइट कौन थी जिससे वह अभी बाथरूम में मिली थी? अध्याय 350, अध्याय 342, कार्लोस की वापसी। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए रेनी वाइट का चेहरा उदासी से भर गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसकी पलकें हल्की सी कांप उठीं। उसने नीचे देखा और अपने कटोरे में कॉर्डिसेप्स फूल वाले चिकन सूप को हिलाया। कुछ चटक लाल गोजी बेरी सुनहरी सतह पर तैर रही थी, जो उसकी हरकतों के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था और मेरे पिता एक बेटा चाहते थे, इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहन को उसके जन्म के तुरंत बाद बेच दिया गया। रेनी वाइट ने अपना सिर उठाया। रोशनी में उसकी आंखें पानी में भीगी हुई ऑब्सीडियन की तरह दिख रही थीं। इतने सालों से कोई खबर नहीं मिली। निजी कमरे में बातचीत अचानक बंद हो गई। सोफी पाकर ने अपना वाइन ग्लास होठों पर टिका दिया। ग्लास की क्रिस्टल सी साफ दीवार के पार उसने रेनी वाइट की झुकी हुई पलकों से चिपके हुए नन्हे नन्हे आंसू देखे। सोफी पाकर की उंगलियां अनजाने में वाइन ग्लास को रगड़ने लगी। ठंड की अनुभूति ने उसे थोड़ा होश में ला दिया। वह रेनी वाइट के दयनीय चेहरे को घूर रही थी, हल्के से कांपते हुए गुलाबी होंठ, हल्की लालिमा से भरी नाक, जिसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। सोफी पाकर ने मन ही मन उपहास किया, फिर भी उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। रेनी, अगर तुम्हारी बहन को पता होता कि तुम इतना अच्छा कर रही हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश होती। उसने रेनी वाइट का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इवान पामा ने पहले ही उसे एक गीला पोंछा थमा दिया होगा। रेनी वाइट का चेहरा कृतज्ञता से भरा था। सिस्टर सोफी पाकर ने अचानक ये क्यों पूछा? रेनी वाइट ने डरते हुए ऊपर देखा। उसकी नज़र एक मासूम बच्चे की तरह शुद्ध थी। सोफी पाकर के लाल होंठ एकदम चाप की तरह मुड़े हुए थे। मैं बस सोच रही थी, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदार मिल जाएं तो गर्भावस्था के दौरान तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई होगा। बोलते समय उसने रेनी वाइट के चेहरे पर हर क्षण बदलते भाव को ध्यान से देखा, फिर भी उसे झूठ का कोई निशान नहीं मिला। उसने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। वह रेनी वाइट, जिसने शौचालय में उसके घुटने पर लात मारी थी, जिसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं, वह उसके सामने वाले छोटे सफेद खरगोश से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। चलो, आज का दिन अच्छा है। इवान पामा अचानक उठ खड़ा हुआ और अपना गिलास उठाते हुए बोला, चलो सब मिलकर टोस्ट करें, अपने परिवार के बच्चों के मिलन का जश्न मनाएं। एडम विलो ने अपने गिलास में शराब एक ही घूंट में पी ली, फिर भी उसे वह बेस्वाद लगी। इससे पहले उसे अपने पिता के तरीकों से सबसे अधिक नफरत थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी अपने पिता जैसा हो जाएगा। भोज के अंत में गलियारे के कोने में फादर पाकर ने सोफी पाकर को खंभे के पास खींच लिया, जिससे अधिकांश शोर शराबा खंभे के कारण ही रुका रहा। छोटी सोफी, क्या तुम्हें यकीन है कि यह जानकारी विश्वसनीय है? उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी टाई ढीली कर रही थी। क्या कार्लोस सचमुच मरा नहीं है? क्या एडम विलो सचमुच निर्दोष साबित हो सकता है? सोफी पाकर ने इवान पामा और एडम विलो की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर बातचीत कर रहे थे। पापा, चिंता मत करो। सोफी पाकर ने सिर हिलाया। बात करने वाला बुरा है। वह जानता है कि मैं उसकी बेटी हूं और एडम उसका दामाद है। वह अपने दामाद को कुछ कैसे होने दे सकता है? सोफी पाकर ने अपने सपनों में आए दृश्य को ध्यानपूर्वक याद किया। उन्हें याद आया कि कुछ वर्षों में वक्ता का एकमात्र उत्तराधिकारी चार्ल्स स्मिथ होगा, लेकिन क्या होगा यदि उसका कोई दामाद हो? सबसे अमीर आदमी की पत्नी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, वह वक्ता की पत्नी जितनी प्रतिष्ठित नहीं होती। सोफी पाकर की महत्वाकांक्षा उस पर असीम रूप से बढ़ गई। देर रात चार्ल्स स्मिथ के अपार्टमेंट में फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनियां तारों के समंदर की तरह टिमटिमा रही थीं। चार्ल्स खिड़की के सामने खड़ा था। उसके फ़ोन की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके तराशे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। क्या आपको यकीन है कि हमारे लेन देन के रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक अविश्वसनीय ताकत थी।
फोन के दूसरी ओर से एक हल्की हंसी आई जिसमें खतरे का संकेत भी था। चिंता मत करो, हमारे हैकर्स बहुत कुशल हैं। चार्ल्स स्मिथ ने मुड़कर देखा, उसकी नज़र दीवार पर लगे शहर के नक्शे पर पड़ी। उसकी उंगली लाल पेन से घेरे हुए एक हिस्से पर घूम गई, टाटा ऑटोमोटिव के नए जोन का सटीक स्थान। कार्लोस के बारे में। वह रुका, उसकी हड्डियां थोड़ी हिल रही थीं। हम उसे जीवित छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना होगा। बिल्कुल, महिला की आवाज़ में एक मोहक लहजा था। जब तक आप सहयोग करते हैं। अगले वक्ता की स्थिति। कॉल खत्म होते ही चार्ल्स स्मिथ ने अपना चश्मा उतारकर माथे को रगड़ा। डेस्क लैंप की हल्की गर्म पीली रोशनी उनकी आंखों की महत्वाकांक्षा को दर्शा रही थी। 3 दिन बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एमिली पाकर सफ़ेद हाईनेक सूट पहने मंच के बीचों बीच खड़ी थीं। हालांकि उनका प्रेगनेंसी पेट पहले से ही साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत से एक शांत उपस्थिति झलक रही थी। आप सभी मीडिया मित्रों, आने के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज़ ध्वनि प्रणाली के जरिए पूरे आयोजन स्थल में फैल गई। आज टाटा ऑटोमोटिव सभी के सामने नई ऊर्जा वाहनों की फ्यूचर श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। मंच के नीचे वीआईपी सीटों पर फे मैनर घबराहट में अपने हाथों को रगड़ रहे थे तथा अपने नए सूट के कफ्स पर सिलटे डाल रहे थे। श्रीमती कार्टर शान से बैठी थी, उनके मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। केवल उनकी हल्की सी कांपती पलकें ही उनके आंतरिक उत्साह को प्रकट कर रही थीं। कार्लोस की घटना के बाद लोगों के दिल दहल गए। एमिली पाकर का इस कार लॉन्च में आना मानो एड्रेनालाइन की जबरदस्त खुराक थी, जिसने अफरा तफरी के बीच सबको शांत कर दिया। स्पीकर के कार्यालय में अंकल मेसन एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे थे। उसके हाथ में यिक्सिंग चायदानी हवा में ही रुक गई। चाय से अभी भी हल्की भाप उठ रही थी। उस लड़की ने मुझे निराश नहीं किया, अंकल मेसन ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने एमिली पाकर का अपने प्रेमी को खोने के बाद टूटा हुआ दिल देखा था। आखिरकार वह वापस लौट आए और एक बार फिर खड़ी हो गई। इस दौरान वह उस छोटे से क्लिनिक में सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि उस दिन की घटना के बाद उन दोनों के लिए सामान्य मरीज डॉक्टर वाले रिश्ते में वापस लौटना मुश्किल होगा। फिर भी वह अवचेतन रूप से एमिली पाकर की हर हरकत पर नजर रखता था, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए चुपके से अपने अंगरक्षक भी भेजता था। अंकल मेसन को आज तक ये भी नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मीडिया के कैमरों के सामने एमिली पाकर को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो 20 साल पहले की किसी महिला को अपने सामने इतने जोश के साथ खड़ा देख रहे हों। अंकल मेसन कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। स्पष्टता सोफी उनकी बेटी थी, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा कि एमिली उनकी बेटी से अधिक। जैसे ही एमिली पाकर स्टार्ट बटन दबाने वाली थी, टकराना। आयोजन स्थल का मुख्य द्वार तेजी से खुला। एक लंबा व्यक्ति प्रकाश के सामने खड़ा था। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। कार्लोस। उन्होंने एक पूरी तरह से सिलवाया हुआ काला सूट पहना हुआ था। उनका चेहरा गायब होने से पहले की तुलना में बहुत पतला था तथा जबड़े की रेखा अधिक स्पष्ट थी। सूर्य की रोशनी उसके पीछे से आ रही थी और उसकी आकृति सुनहरी हो गई थी। एमिली पाकर के हाथ से रिमोट कंट्रोल धड़ाम से फिसल गया। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं और वह सहज ही एक कदम आगे बढ़ गई। तभी कार्लोस तेजी से मंच की ओर बढ़ा। कालीन पर उसके चमड़े के जूतों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने माइक्रोफोन लिया तो उसकी आस्तीन पर लगे प्लेटिनम कफलिंग ठंडी चमक से चमक उठे। लो, मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करता हूं। उसकी नज़र कमरे में घूमती हुई अंततः एमिली पाकर के हैरान चेहरे पर पड़ी। टाटा ऑटोमोटिव का इंपीरियल मोटर्स के साथ विलय होगा। हंगामा। पत्रकार बेतहाशा अपने शटर क्लिक कर रहे थे और फ्लैश की रोशनी से एक अंधा कर देने वाला सफ़ेद समुद्र बन रहा था। एमिली पाकर जमी हुई खड़ी रही, उसे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। इस फैसले के बारे में कार्लोस ने उससे कभी बात नहीं की थी। और लाइव प्रसारण के सामने चार्ल्स स्मिथ के होठों के कोने एक अर्थपूर्ण मुस्कान में बदल गए। उनके लेंस एक ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।